स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण। कल हम लोगों ने मृदु जल, कठोर जल और शुद्ध जल क्या होता है, अशुद्ध जल क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना था ना। और किसकी अधिकता से क्या होता है कि जल जो होता है वो प्रदूषित हो जाता है, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग एक और भी पॉइंट उसमें पढ़ेंगे, वो क्या है? टीडीएस लेवल चार्ट। टीडीएस लेवल चार्ट, ये क्या है? टीडीएस लेवल चार्ट। देखिए ये क्या होता है कि अगर टीडीएस जो है, ये कह सकते हैं कि टीडीएस लेवल चार्ट को कि अगर टीडीएस कितना, अगर टीडीएस कितने से 50 से, कितने से 50 से 150 है। अगर टीडीएस जो है, बस इतना याद करिए जो इम्पोर्टेंट है कि अगर टीडीएस 50 से 150 है तो ये पानी पीने के लिए बढ़िया है। 150 है तो ये पानी पीने के लिए बढ़िया है, ठीक है। तो अगर टीडीएस 50 से 150 के बीच में है तो ये पानी पीने के लिए बढ़िया है। और अगर यहीं पर बात कर दी जाए कि 250 से 300 है, 300 है, कितना? 300 है, तो कह सकते हैं कि तो पानी क्या है? अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा नहीं लेकिन ठीक ठाक है, ठीक। उसके बाद 250 से अगर 300 है, उसके बाद बात करेंगे कि अगर ये 300 से कितना? 500 है, कितना है? 500 है, तो ये पानी जो है नहीं अच्छा है, नहीं अच्छा है। और अगर बात कर दी जाए ये 1200 से ज्यादा है, कितना? 1200 से ज्यादा है, तो पानी पीना ही नहीं है, पानी पीना ही नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट था हमने आपको नोट करा दिया। टीडीएस लेवल चार्ट में अगर टीडीएस 50 से 150 है तो पानी पीने के लिए बढ़िया है, और अगर जो है 250 से 300 है तो पानी जो कह सकते हैं कि अच्छा है, और 300 से 500 नहीं है, 300 से 500 है तो कितना है? मान सकते हैं कि ये नहीं अच्छा है। 1200 से ज्यादा है तो पानी जो है बिल्कुल भी पीना नहीं है, वो बिल्कुल भी प्रदूषित है, ठीक। हम लोगों ने इतना समझा। अब हम लोग क्या समझेंगे? पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। पर्यावरण और प्रदूषण, अगर बात की जाए पर्यावरण की, तो पर्यावरण और प्रदूषण ये मान लीजिए दो शब्द हैं, लेकिन पर्यावरण की बात की जाए तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, एक परि, दूसरा आवरण। किससे? तो पर्यावरण किससे मिलकर बना है? दो शब्दों से, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द हैं? कि एक परि है, परि, और दूसरा क्या है? दूसरा आवरण है। परि का अर्थ क्या होता है कि आप कह सकते हैं घेरा हुआ, घेरा हुआ, और आवरण का अर्थ क्या होता है कि चारों ओर, चारों ओर। तो ये भी तो कह सकते हैं कि चारों ओर घिरा हुआ ना, हमारे मतलब जो हमारे जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ हमारे चारों ओर जो भी चीजें घिरी हुई हैं, जो भी गैसें हैं, सब क्या है? सब पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं ना। हमारे चारों ओर जो भी आवरण बना हुआ है गैसों का, वो क्या है? वो पर्यावरण के अंतर्गत आता है। प्रदूषण, अगर यही चीजें प्रदूषित हो जाएं ना, प्रदूषित हो जाएं, कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, जिसे क्या है कि मतलब जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, जिससे कि हजार मतलब आप कह सकते हैं बहुत सी बीमारियां फैलती हैं, बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं जो हमारे पर्यावरण को भी क्षति पहुंचाती हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अगर मतलब ओजोन परत में छेद होती है ना पर्यावरण प्रदूषण के कारण, आप समझ सकते हैं कि मनुष्य को भी कितनी स्किन प्रॉब्लम ना, और भी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम क्या है, ये पर्यावरण प्रदूषण की वजह से होती है। अब प्रदूषण के बारे में समझेंगे कि ये हमने इतना समझा पर्यावरण के बारे में। अगर यही गैसें क्या होती हैं? प्रदूषित हो जाए ना, यही गैसें, इसमें कुछ ऐसी गैसें हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, वो अगर क्या है उसकी पर्यावरण में उसकी मात्रा अधिक हो जाए तो वो क्या हो जाएंगी? पर्यावरण जो होती है वो प्रदूषित हो जाए। जो अच्छी गैसें हैं उनकी मात्रा कम हो जाए ना। तो अगर इसमें ऑक्सीजन की मात्रा, जानते ही हैं कि पर्यावरण में कौन कौन सी गैसें हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा पर्यावरण में कितनी है? 21%।
बात की जाए किसकी, तो नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है पर्यावरण में, जो मतलब आप कह सकते हैं ये पर्यावरण में ये गैसें हैं ना। किन किन गैसों से क्या है ये मिलकर बना है, तो ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है। कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03 है। और क्या है कि आप कह सकते हैं कि जेनॉन क्या होती है, सबसे कम है ना। अगर सबसे ज्यादा कम कौन सी गैस है, तो जेनॉन जो है वो सबसे कम है। कौन सी, जेनॉन। और भी क्या है पर्यावरण में और भी गैसें पाई जाती हैं, लेकिन सिर्फ क्या है ये अगर बात की जाए सिर्फ इनकी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की तीन गैसें, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21% है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के कारण क्या है, तो प्रदूषण के कई कारण हैं। आज आप लोग देख रहे हैं कि बढ़ती जनसंख्या इसका सबसे बड़ा कारण हो चुका है ना, बढ़ती जनसंख्या, क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ रही है ना, उतने वाहन निकल रहे हैं, उतनी सबको सुख सुविधा चाह रही है ना। अब आप बताइए, गर्मी का टाइम चल रहा है, लेकिन आप देखिए बड़े बड़े बिल्डिंग कितना ऊपर से लेके नीचे तक, आप देखिए सिटी में हर जगह इतने एसी, एसी क्या है, ये सब हमारे पर्यावरण को क्या करती हैं, प्रदूषित करती हैं। आप देखिए मतलब पर्यावरण प्रदूषित करने के मतलब बहुत से ऐसे अब साधन हो जा रहे हैं, इतने वाहन, वाहन क्या है वो भी मतलब पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। उसके बाद क्या है कि जनसंख्या में जिस तरीके से वृद्धि हो रही है, उतने ज्यादा क्या है घर बन रहे हैं ना, उतनी ज्यादा क्या है कि सबको खाने पीने की समस्याएं हो रही हैं। घर उतनी ज्यादा वृद्धि मतलब मकान रहने के लिए चाहिए, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो मकान रहने के लिए चाहिए, मकान जब रहने के लिए चाहिए तो क्या कर रहे हैं, पेड़ काट दे रहे हैं ना। व्यवसाय चाहिए, व्यवसाय करने के लिए और भी व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं ना, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो जगह जगह पर जहां पर आप देख रहे हैं कि पहले क्या है बिल्कुल खाली स्पेस था, बिल्कुल खाली स्थान था, वहां पर क्या था, वहां पर पेड़ थे। अब आप देखिए वहां पर कोई हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी ऐसे मतलब आप कह सकते कंपनी वगैरह या कारखाना मतलब कुछ भी बनाने के लिए क्या करे, पूरे के पूरे पेड़ काट दिए जा रहे हैं। कितने सारे पेड़ कट रहे हैं, लेकिन जितने पेड़ कट रहे हैं उतने लग नहीं रहे हैं। और भी मतलब पर्यावरण प्रदूषण के और भी कारण हैं कि आप समझ सकते हैं कि जो मतलब फसल उत्पादन के लिए पहले जो है वो आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक खाद जो है वो सब उपयोग किया जाते थे। अब क्या है, अब सारी चीजें रसायन से हैं, सब कुछ क्या है केमिकल यूज किया जा रहा है। तो उसमें पर्यावरण प्रदूषण के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो हम लोग खाद का प्रयोग करते हैं वो सिर्फ उसके लिए मतलब हम कह सकते हैं कि सिर्फ वो मृदा प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है ना। खाद को हम लोग खाद का यूज करते हैं जो रासायनिक खाद का, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मृदा को प्रदूषित कर रही है। जब क्या है कि वाष्प बनती है तो उसके वजह से क्या होता है कि पर्यावरण भी प्रदूषित होती है, अगर आप क्या करते हैं कि रसायन खाद का यूज करते हैं ना। और भी क्या है कि धान के खेतों की वजह से मीथेन गैस होती है ना। और क्या है कि जानवरों के जुगाली से मीथेन गैस निकलती है। आप समझ सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर वगैरह से क्या होता है, CFC गैस निकलती है। तो ये क्या है, बहुत सारी गैसें हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, हम लोगों ने इतना देखा, प्रदूषण के कारण देखेंगे, प्रदूषण के कारण। और देखिए प्रदूषण से एक दो क्वेश्चन आना तय है, ये क्वेश्चन आते ही हैं और आप देख सकते हैं कि TGT 2021 में यहाँ से क्वेश्चन आए थे। प्रदूषण के कारण क्या है, तो पहला तो हमने क्या कहा कि जनसंख्या है। क्या है, जनसंख्या। पहले क्या है, जनसंख्या है कि जिसकी वजह से क्या होती है, पर्यावरण प्रदूषित होती है। दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा क्या है, धुआं है, धुआं है। अब वो धुआं जो है फैक्ट्री का हो सकता है, चाहे वो फैक्ट्री का धुआं हो, चाहे कारखानों का धुआं हो, कारखानों का धुआं हो, चाहे क्या है वाहनों का हो, या तो कोई अन्य धुआं हो, जिससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित होती है। तीसरे नंबर पर बात करेंगे कि तीसरे नंबर पर, और आप जानते ही हैं कि जनसंख्या में वृद्धि होगी ना, तो सिर्फ पहले क्या थी, 2-4 फैक्ट्रियां थी। अब क्या है कि दिन प्रतिदिन क्या है, फैक्ट्री कारखाने ये सब बढ़ते जा रहे हैं। तो मतलब अब इतनी जनसंख्या में इतनी तेजी से वृद्धि हो रही है कि ये सब बढ़ते जा रहे हैं, जगह जगह पर खोले जा रहे हैं ना, जिसकी वजह से वहां पर धुएं निकलेंगे और धुएं से क्या होगा कि पर्यावरण प्रदूषित होगी। ठीक, हमने धुआं समझा। तीसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पर बात करेंगे क्या है कि ये तो हमने समझा। और तीसरे नंबर पर ये जल प्रदूषण। अब हम लोग क्या देखेंगे, जल प्रदूषण। फिर और क्या कह सकते हैं कि सचेत, पर्यावरण को लेकर सचेत ना होना, पर्यावरण को
लेकर सचेत न होना। प्रदूषण के कारण को हम लोग देख रहे हैं ना, तो जनसंख्या हो गई, धुआं हो गया, जल प्रदूषण भी क्या है, प्रदूषण का कारण है। पर्यावरण को लेकर सचेत न होना, ये भी क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण है। और क्या कह सकते हैं इसमें, मृदा प्रदूषण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मृदा प्रदूषण, यानी खेतों में रासायनिक दवाएं जो छिड़की जाती हैं, क्या होता है, उनसे मिट्टी भी क्या होती है, प्रदूषित होती है। मिट्टी और वायु जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वाष्पीकृत होकर जब वायु में जाते हैं तो वो भी क्या होते हैं, कि प्रदूषित होते हैं। तो हमने क्या समझा कि ये सब क्या है, प्रदूषण के कारण है। और चलते हैं, अब देखते हैं प्रदूषण के प्रकार। और ये आप लोग जानते ही होंगे, प्रदूषण के प्रकार में कौन कौन से आते हैं। तो जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, मृदा हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, तो कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं। चलिए देखते हैं प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण, वायु, मृदा, और क्या है, ध्वनि, और क्या है, रेडियोधर्मी प्रदूषण। ये इतने प्रकार के प्रदूषण हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, और क्या है, रेडियोधर्मी प्रदूषण। ये इतने प्रकार के प्रदूषण हैं, एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। तो आगे देखते हैं। वायु प्रदूषण। अब ये वायु प्रदूषण के बारे में देखेंगे कि वायु प्रदूषण में सबसे ज्यादा प्रदूषित करने वाली कौन सी गैस है। पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित करने वाली कौन सी गैस है, तो कौन सी है, कि कार्बन डाइऑक्साइड। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली सबसे ज्यादा की बात होगी ना, ज्यादा कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड है। और वाहन से भी, जो वाहन से धुएं निकलते हैं, वो भी क्या करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो वाहन से निकलने वाला धुआं, वाहन से निकलने वाला, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, इस कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं, कि दम घोटू गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दम घोटू गैस कहते हैं ना। तो हमने क्या देखा कि वाहन से निकलने वाला मतलब वाहन से जो निकलने वाला धुआं होता है, उससे कौन सी गैस निकलती है, तो क्या, कि कार्बन मोनोऑक्साइड। और कौन सी निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या, कि कार्बन डाइऑक्साइड ना, जिसको क्या बोलते हैं, CO2। और क्या होता है, कि नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ना, कि ये क्या होते हैं, कि ये सब जहरीली गैसें निकलती हैं इससे, वाहनों से। और क्या निकलता है, इसके अलावा की बात की जाए तो इसके अलावा मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या है, होते हैं, भी कुछ वाहनों से निकलते हैं, हैं ना। तो हमने इतनी चीजें देखी। हमने क्या देखी, कि मतलब कौन कौन सी गैस, वायु प्रदूषण, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। वाहन से निकलने वाला धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे क्या बोलते हैं, दम घोटू गैस बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि CO2 है। और क्या होते हैं, और कौन सी गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसके अलावा क्या है, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्या होते हैं, कुछ मतलब और भी कुछ गैसें हैं, कि ये सब भी क्या होते हैं, कुछ वाहन से निकलते हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके, कि यहीं पर देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2।
कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 यह एक क्या है, यह एक ग्रीन हाउस, यह एक ग्रीन हाउस गैस है, हाउस गैस है, जो किससे, जो वाहनों के इंजन कह सकते हैं, जो कि वाहनों के इंजन में ईंधन के दहन से निकलती है। ये बात हो गई कार्बन डाइऑक्साइड की। अब नेक्स्ट नंबर पर कौन सी बात करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे ना, तो उसके बाद इसमें देखेंगे क्या है कि यह एक कैसी गैस है, एक जहरीली गैस है, यह कैसी गैस है, जहरीली गैस है, जो ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण क्या होती है के कारण निकलती है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर बात करेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड। यह एक क्या है, यह कैसी गैस है, तो प्रदूषक गैस है। कैसी गैस है, प्रदूषक गैस है। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये जो वाहन के इंजन में उच्च तापमान पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच प्रतिक्रिया से मिलती है। ऑक्सीजन के बीच प्रतिक्रिया से मिलती है। उसके बाद मीथेन की बात करेंगे, तो मीथेन का CH4 बोलते हैं मीथेन को। ये कुछ वाहनों जैसे कि गैसोलीन से चलने वाले वाहन ना, टेल पाइप से मीथेन का उत्सर्जन होता है। इससे टेल पाइप से मीथेन का उत्सर्जन होता है। तो ये हम लोगों ने देखा कितनी सारी गैसें जो है वो वाहनों से निकलती हैं, जो कि क्या है कि क्या वाहनों पर रोक है, कोई रोकता है? आप बताइए। पहले आप देखते होंगे, आप पहले सड़कों पर खड़े हो जाइए, तो क्या थी, आज जिस तरीके से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, आप देख रहे हैं, रोड पर खड़े होकर देखिए तो सब के सब क्या मिलेंगे, सबके सब। आप किसी को 2 कदम भी जाना हो रहा है, 10 कदम भी जाना हो रहा है, तो वो किसका सहारा ले रहे हैं, वो बाइक का सहारा ले रहे हैं ना। पहले क्या था कि इतने साधन नहीं थे। अब जिस हिसाब से साधन बढ़ते जा रहे हैं, इस हिसाब से सबकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है, इस हिसाब से सबके, आप कह सकते हैं, जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है, उस हिसाब से क्या है, पर्यावरण भी प्रदूषित होते जाते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये सब पर्यावरण प्रदूषण के कारण है। कितनी सारी गैसें जो हैं वो वाहनों से निकलती हैं। आप देखिए, मॉर्निंग टाइम में खड़े हो जाइए, तो अब स्टार्टिंग में सुबह से ही क्या है कि आप देखेंगे कि मतलब गाड़ियों की भीड़ लग जाती है रोड पे। मतलब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो सबके पेरेंट्स क्या है, छोड़ने आ रहे हैं। पहले क्या थे, पहले बच्चे जो है 5 क्लास में पढ़ते थे, बहुत दूरी पर नहीं, दूर भी थोड़ी दूरी पर पढ़ते थे, तो भी क्या था कि बच्चे जो है वो पैदल जाते थे। लेकिन अब क्या था, अब हम ही लोग के समय क्या बहुत नजदीक में थोड़ी था स्कूल, लेकिन हम लोग क्या करते थे कि पैदल जाते थे। अब बच्चे क्या है, अब बच्चों को क्या है, उनके गार्जियन, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं कि बाइक से छोड़ दिए, 4 व्हीलर से छोड़ दिए। तो उतनी दूर के लिए क्या है, अगर सब सोचिए, सारे पेरेंट्स जो है अगर इतनी दूरी के लिए भी अगर बंद कर दें, या थोड़ी दूरी के लिए चलाना हो तो वाहन न चलाएं, तो भी क्या है, प्रदूषण से कितना बचा जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ना, तो इन सब से क्या होता है कि बचा जा सकता है। तो हमने क्या समझा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यह एक ग्रीन हाउस गैस है, जो वाहनों के इंजन में ईंधन के दहन से निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या होती है, यह जहरीली गैस है, जो ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण निकलती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषक गैस है, जो वाहन के इंजन में उच्च तापमान पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच प्रतिक्रिया से मिलती है।
मीथेन जो है कुछ वाहनों जैसे कि गैसोलीन से चलने वाले वाहन और क्या टेलपाइप से मीथेन का क्या होता है कि आप कह सकते हैं उत्सर्जन होता है। हमने क्या समझा कि जो धान के खेत होते हैं वहां से भी मीथेन गैस निकलती है। और क्या होता है कि जानवर क्या करते हैं, जब जुगाली करते हैं ना तो भी क्या होती है कि मीथेन गैस निकलती है। तो इतनी सारी हमने गैसों के बारे में देखा कि पर्यावरण प्रदूषण के ये सब क्या है, कारण है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे कि इसके कारण हमने क्या समझे। कारण अगर देखा जाए तो क्या है, वाहन दहन ना, वाहन दहन, और क्या कह सकते हैं, औद्योगिक तीसरे और भी क्या कह सकते हैं कि वनों की कटाई, और क्या हो सकता है कि कृषि के माध्यम, और क्या हो सकता है कि कृषि के माध्यम हमने समझा जब मिट्टी में क्या होता है, रसायन का उपयोग करते हैं तो मिट्टी क्या होती है, प्रदूषित होती है। और जब मिट्टी प्रदूषित होती है तो वह वाष्पीकृत होकर क्या होता है कि वायुमंडल में जब जाते हैं तो इससे वायुमंडल भी प्रदूषित होती है। तो आप कह सकते हैं क्या कि कृषि के माध्यम से ना। तो ये क्या हो गए, ये सब पर्यावरण प्रदूषण के कारण हैं। अच्छा ये सब क्या है, ये सब वायु प्रदूषण के कारण है। किसके, वायु प्रदूषण के कारण है। अब चलिए हमने एक प्रदूषण देखा, दूसरे नंबर पर हम लोग क्या देखेंगे, जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण को, इसको हम लोग जानते ही हैं। जल के बारे में जो हम लोग की पिछली क्लास हुई थी हमने ये जाना कि ये क्या है, ये एक यौगिक है। क्या है, यौगिक है। जो इसका अगर रासायनिक सूत्र तो H2O है, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर ये जो जल है ये बना हुआ है। अगर जल शुद्ध है तो आप कह सकते हैं कि वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होगा ना। और उसके बाद अगर शुद्ध जल की बात करेंगे तो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होगा। और क्या होता है, जल प्रदूषित होने के बहुत से कारण कल भी हम लोगों ने काफी हद तक समझे थे। और क्या है, शुद्ध जल में क्या होता है, साबुन के झाग जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर अशुद्ध जल की बात करेंगे तो उसमें साबुन के झाग जो है वो, या साबुन जो है वो झाग कम देगा। तो ये हम लोगों ने, ये सब हम लोग की क्लास जो है वो कल की हुई थी। तो जल प्रदूषण की बात करेंगे तो इसमें ये क्या हम लोगों ने इतना जाना। अगर इसमें अभी हमने क्या पढ़ा था, TDS ना, जिसमें क्या है कि 50 से अगर 150 है, क्या है 150 है, तो क्या है कि अगर 50 से 150 के बीच में है तो ये शुद्ध जल है। क्या है, शुद्ध जल है ना। अब अगर TDS का फुल फॉर्म देखें, TDS तो इसका फुल फॉर्म है टोटल डिजॉल्व सॉलिड। क्या है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। तो ये इसका फुल फॉर्म है। हमने क्या समझा कि अगर 50 से 150 है TDS तो ये शुद्ध जल है ना। और अगर क्या है कि 1200 से ऊपर है ना, 1200 से ज्यादा है तो पानी बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं है, बिल्कुल भी वो जहरीला है, इसको मान लीजिए। तो TDS हमने समझा कि जल क्या है, किससे मिलकर बना है, ये हमने समझा। इसकी मात्रा में परिवर्तन होगा ना, या तो ये कम होगा, या तो अगर आप कह सकते हैं इसकी मात्रा में परिवर्तन होगा, बढ़ोतरी होगी तो क्या होगा कि ये जल प्रदूषित होगी। बढ़ोतरी होगी तो क्या होगी, जल प्रदूषित होगी। तो ये हम लोगों ने TDS देखा ना। उसके बाद क्या है, ये जल प्रदूषण के बारे में हम लोगों ने TDS देखा। और आगे क्या सकते हैं, जल प्रदूषण के कारण। और जल प्रदूषण को मापने के लिए क्या यूज करते हैं, BOD ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, इतना तो हम लोग जानते ही हैं। ये क्या है, कल की क्लास में ये बातें हुई थी। जल प्रदूषण के कारण में बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से कारण हैं। पहला क्या है, अपशिष्ट पदार्थ। इसमें क्या होते हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है कि अगर उसको क्या किया जाता है कि पानी में उसको बहा दिया जाए ना। वहां की क्या है, घरों की नालियां, आप देखिए घरों की नालियां वो भी पानी में ना, जानवरों के नहाने से, उसमें क्या है कपड़े धुलने से, इससे क्या होता है, इन सब से क्या होते हैं, जल प्रदूषित होता है। तो आप कह सकते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ से निकलने वाला, फैक्ट्रियों से, कहाँ से, फैक्ट्रियों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ, इसे आप कह सकते हैं कि ये क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थ से जल प्रदूषित होता है। इसीलिए हम लोगों ने 3R पढ़ा हुआ है, 3R इसमें होम मैनेजमेंट में। 3R क्या होता है, तो एक R का, और ये क्या होता है, इसका यूज करना चाहिए अपशिष्ट पदार्थ में। आप कह सकते हैं 3R का यूज करना चाहिए। वो क्या होते हैं कि एक R का मतलब 2 और 3,
तो एक आर का मतलब होता है रीयूज, रीयूज। दूसरे आर का मतलब होता है रिसाइकिल, दूसरे आर का मतलब रिसाइकिल। तीसरे आर का मतलब होता है रिड्यूस, रिड्यूस। तो हमने समझा कि अपशिष्ट पदार्थ में 3R, रीयूज, रिसाइकिल और रिड्यूस, ये 3 हम लोगों ने समझे। जल प्रदूषण को हमने समझा, जल प्रदूषण के कारण को समझा। TDS क्या है? टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड ना, यही हमने समझा कि टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड। उसके बाद अगर 50 से 150 है तो जल शुद्ध है, अगर 1200 से अधिक है तो आप कह सकते हैं जल जो है बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने समझी। 3R क्या है? अपशिष्ट पदार्थ, यानी कोई भी अपशिष्ट पदार्थ है उसका पुनः से आप यूज करिए कोई किसी दूसरे रूप में, यही क्या है? यानी रीयूज ना। फिर रिसाइकिल, फिर क्या है? रिड्यूस। जो भी घर से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनको भी अगर आप क्या करते हैं कि पानी में या घरों की नालियां, या आप कह सकते हैं कि कूड़ा करकट ना, और क्या है कि जानवरों के नहाने से, ये सब क्या है? ये सब जल प्रदूषण के कारण है ना। मूर्तियों का विसर्जन कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर क्या कह सकते हैं कि मूर्तियों का विसर्जन, मूर्तियों का विसर्जन, मूर्तियों का विसर्जन कहते हैं। और क्या आप देखते ही होंगे, चाहे वो कोई भी मतलब आप कह सकते हैं कि एक और पॉइंट याद आ गया, पहले इसको लिख लेते हैं, जल शव विसर्जन। तो देखिए, चाहे कोई भी कितनी बड़ी मूर्तियां बनती हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा हो चाहे कुछ भी, इस पे देखिए रोक भी लगाया गया कि उसको क्या है कि मतलब उसको इस तरीके से नदी में ना बहाया जाए। इससे क्या होता है? जल प्रदूषित होती है ना। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, और इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनती हैं उसको क्या करते हैं कि नदी में बहा देते हैं। शव विसर्जन, शव को बहा देने से क्या होता है कि जल प्रदूषित होता है। और कूड़ा करकट को बहाने से ये भी क्या होता है? सब इन सब की वजह से क्या होता है? जल प्रदूषित होता है। अब आगे देखेंगे तीसरे नंबर पर मृदा प्रदूषण। क्या देखेंगे? मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण, चलिए मृदा प्रदूषण को देखते हैं। तो मिट्टी में लौह ऑक्साइड, मिट्टी में लौह ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड, मिट्टी में लौह ऑक्साइड। और क्या होता है कि अगर बात की जाए तो इसमें लौह ऑक्साइड होता है सिलिका, सिलिका ना। और उसके बाद अत्यधिक कीटनाशक उर्वरक, मतलब मिट्टी को क्या करती हैं कि जो दवाइयां होती हैं, अत्यधिक कीटनाशक उर्वरक, अत्यधिक कीटनाशक उर्वरक इस्तेमाल करने से ये क्या होती हैं कि ये मृदा को प्रदूषित करती हैं। खनिजों के लिए खुदाई, खनिजों के लिए खुदाई करने से मिट्टी में गड़बड़ी पैदा होती है, मिट्टी में गड़बड़ी पैदा होती है। और क्या होते हैं? और पीछे जो होते हैं वो रसायन रह जाते हैं, पीछे रसायन रह जाते हैं ना। कारखानों से निकलने वाले हानिकारक रसायन, कारखानों से निकलने वाले हानिकारक रसायन ना, इन सब से क्या होता है? और क्या होती हैं? और गैसें वगैरह भी, गैसें ये क्या करती हैं कि मिट्टी को प्रदूषित करती हैं, प्रदूषित करती है। हमने मृदा प्रदूषण के बारे में देखा। मिट्टी में लौह ऑक्साइड, सिलिका, अत्यधिक क्या है? कीटनाशक, ये सब क्या है? अगर जो मतलब मिट्टी में होते हैं, जो जो मतलब सब कुछ उत्पन्न होते हैं, वो अगर ना रहे तो क्या होता है कि मिट्टी जो होती है वो प्रदूषित हो जाती है। अगर अत्यधिक अब किस लिए, कैसे वो प्रदूषित होती हैं? अत्यधिक कीटनाशक उर्वरक का इस्तेमाल किया जाए, जो भी मतलब कृषि के लिए जो भी आप रसायन का यूज करते हैं ना। और क्या है? खनिजों के लिए खुदाई करते हैं बार बार मिट्टी से, तो इससे क्या होता है? खनिजों के लिए खुदाई करते हैं तो इससे मिट्टी में गड़बड़ी हो जाती है, और क्या होता है? पीछे जो है वो रसायन रह जाते हैं। कारखानों से निकलने वाले हानिकारक रसायन और क्या है? गैसें भी मिट्टी को क्या करती हैं? प्रदूषित करती हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं कि वनों की कटाई, वनों की कटाई। और क्या लिख सकते हैं कि अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, तत्वों में असंतुलन। हमने कहा कि जो भी तत्व उसमें पाए जाते हैं मिट्टी में,
ना, अगर उसी तत्व में असंतुलन हो जाए यानी संतुलित मात्रा में न रहे तो मिट्टी क्या हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी। ये हम लोगों ने समझा। विभिन्न प्रकार के खाद का प्रयोग करते हैं, ये भी तो कह सकते हैं कि जो भी विभिन्न प्रकार के खाद प्रयोग किए जाते हैं, जो भी रसायन यूज किए जाते हैं, इससे क्या होती है कि मिट्टी प्रदूषित होती है। तो ये हम लोगों ने मृदा प्रदूषण देखा, मृदा प्रदूषण देखा, और क्या, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। अब हम लोग एक प्रदूषण और देखते हैं, उसका क्या नाम है कि ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, चलिए ध्वनि प्रदूषण को समझते हैं। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए पेड़ों की क्या करते हैं, हम लोगों ने देखा है कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करते हैं, पेड़ों की कतार लगा देते हैं, पेड़ों की कतार। अब ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए खूब क्या है, रोड के किनारे आप देखेंगे कि पेड़ों की कतार लगा देते हैं। इसे ही क्या किस नाम से जानते हैं, ग्रीन मफलर के नाम से जानते हैं। किसे, ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को रोकने में बहुत ही सहायक होते हैं, ग्रीन मफलर के नाम से जानते हैं इसे। अच्छा यहीं पर देखें तो ध्वनि प्रदूषण को किसमें, डीबी में, डीबी यानी डेसिबल, डेसिबल में मापा जाता है, मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है, तो डीबी यानी डेसिबल में मापा जाता है। और किसने, 65 डेसिबल, कितने, 65 डेसिबल, डेसिबल से अधिक को क्या कहा जाता है, ध्वनि प्रदूषण माना जाता है, ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। 65 डेसिबल से अधिक को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। और कितने, और 85 डेसिबल से अधिक, डेसिबल से अधिक लंबे समय तक क्या है कि अगर 85 डेसिबल से अधिक लंबे समय तक क्या है कि इतने डेसिबल के लंबे समय तक रहने से, लंबे समय तक संपर्क में रहने से सुनने में कमी हो जाती है, सुनने में कमी हो सकती है, कमी हो सकती है। तो ये हम लोगों ने क्या समझा कि ध्वनि प्रदूषण क्या है, और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, पेड़ों की रोड के किनारे क्या करते हैं कि जहां पर ध्वनि प्रदूषण की संभावना ज्यादा है वहां पर क्या करते हैं कि पेड़ों की लंबी कतार लगा देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन मफलर के नाम से जाना जाता है। ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापते हैं, तो डेसिबल में मापते हैं। ठीक, कितने डेसिबल से अधिक होने पर ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा, तो 65 डेसिबल से अधिक होने पर ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा। और 85 डेसिबल से अधिक अगर ध्वनि है तो क्या है, अगर लंबे समय तक ऐसे ध्वनि में आप रह रहे हैं तो सुनने में कमी हो सकती है। तो ये हम लोगों ने ध्वनि प्रदूषण के बारे में समझा। अच्छा इसके प्रभाव के बारे में देखेंगे, तो इसके प्रभाव से क्या है कि ध्वनि प्रदूषण मतलब कई तरह के क्या होते हैं, स्वास्थ्य समस्याएं होंगी। क्या होंगी, स्वास्थ्य समस्या होगी ना, समस्या होगी। और क्या हो सकता है, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप। और क्या हो सकता है, हृदय रोग, हृदय रोग, सुनने में कमी, सुनने में कमी। ध्वनि प्रदूषण से ये सब हो सकते हैं ना, ये सब सारी चीजें, स्वास्थ्य समस्या होगी। अगर उच्च रक्तचाप, हाई बीपी वगैरह की दिक्कत हो रही है, और आप देखते होंगे कि कहीं भी अगर आप ये डीजे वगैरह खूब तेजी से चल रहे हैं, और जिसको अगर हार्ट की कुछ भी मतलब दिक्कत है तो आप देखिए उस टाइम जो है घबराहट, बेचैनी और बढ़ जाती है। कोई व्यक्ति बीमार है तो बहुत ज्यादा शोर हो रहा है तो उसको ये सब चीजें पसंद नहीं आती, और घबराहट, बेचैनी, शरीर से पसीने आने, ये सब होने लगते हैं। क्यों, ध्वनि प्रदूषण से। तो उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, सुनने में कमी आ सकती है। तो ये सब क्या है कि किसके, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव हैं। किसके प्रभाव हैं, तो ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव हैं। इसीलिए क्या है कि बहुत ज्यादा ध्वनि जो है वो अच्छी नहीं होती है। तो अब आगे देखते हैं, ये हम लोगों ने ध्वनि प्रदूषण देखा। अब देखते हैं रेडियोधर्मी, रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है कि ये तरंगों और किरणों से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है, तो तरंगों और किरणों से संबंधित
होती है। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण जो है वो किससे संबंधित होती है? तरंगों से संबंधित होती है और किरणों से संबंधित होती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण का मतलब क्या है? रेडियोधर्मी प्रदूषण का मतलब है क्या कि मानवीय गतिविधियों के कारण मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरण में रेडियोधर्मी पदार्थों का निकलना जो हानिकारक विकिरण छोड़ते हैं, तो ये सब क्या है? रेडियोधर्मी प्रदूषण है, तरंगों और किरणों से संबंधित होती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण का मतलब है कि मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरण में रेडियोधर्मी पदार्थों का निकलना जो हानिकारक क्या करते हैं? विकिरण छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि आप कह सकते हैं पर्यावरण जो होता है वो प्रदूषित होता है। आगे देखते हैं कि स्रोत, यानी आप कह सकते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र। रेडियोधर्मी का क्या होता है कि ये कचरा बनता है। रेडियोधर्मी का कचरा बनता है जिसे सुरक्षित रूप से निपटाना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? नाभिकीय हथियार। तीसरा पॉइंट क्या है कि आप कह सकते हैं रेडियोधर्मी पदार्थों का खनन। फिर चौथे पर क्या है कि परमाणु दुर्घटनाएं। ये सब क्या है? ये सब इसके स्रोत हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, नाभिकीय हथियार, रेडियोधर्मी पदार्थों का खनन, परमाणु दुर्घटनाएं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका प्रभाव क्या होगा? तो त्वचा का लाल हो जाना, और क्या हो सकता है कि बालों का झड़ना, मोतियाबिंद, कैंसर, ये सब क्या होते हैं कि इसके प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। क्या पड़ेगा प्रभाव? तो एक बार इसको भी लिखते हैं। क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है, और क्या? मोतियाबिंद हो सकता है, और क्या हो सकता है कि त्वचा का लाल होना, बालों का झड़ना। और ये जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है ये जलवायु को भी क्या करते हैं कि आप कह सकते हैं जल, वायु और मिट्टी को भी क्या करते हैं कि प्रदूषित करते हैं। तो ये हम लोगों ने प्रदूषण देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे? जनसंख्या के बारे में। क्या हम लोगों को पढ़ना है? जनसंख्या पढ़ना है। जनसंख्या क्या है इसके बारे में देखेंगे। कोई देश या राज्य में, आप कह सकते हैं कोई देश में या राज्य में या क्षेत्र में रहने वालों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है ना। अगर वो क्या है, आप कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या जो क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। अगर वो क्षेत्र की जनसंख्या है, यानी क्षेत्र, किसी एक क्षेत्र में रह रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय जनसंख्या कहेंगे। और अगर क्या है, राज्य की बात होगी जनसंख्या में कि एक राज्य में इतनी जनसंख्या है, तो उसे क्या कर सकते हैं? राज्य की जनसंख्या कह सकते हैं। तो हमने क्या समझे कि कोई देश या राज्य कह सकते हैं, क्षेत्र जो भी हो, क्षेत्र पर रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। पूरे देश की बात होगी, पूरे देश की
बात होगी तो क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, राष्ट्रीय जनसंख्या। क्या कहेंगे, राष्ट्रीय जनसंख्या ना। और अगर बात करते हैं किसी राज्य की बात होगी, राज्य की बात होगी तो उसे क्या कह सकते हैं कि राजकीय जनसंख्या। और अगर क्षेत्र में रहने वाले मतलब लोगों की बात हो रही है कि वहां पर उस क्षेत्र में इतने लोग हैं, वहां पर उसकी गणना हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय जनसंख्या। क्या कहेंगे, क्षेत्रीय जनसंख्या। अर्थात किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या, या ये क्या करता है कि किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या, या आप कह सकते हैं कुल समूह, समुदाय, इन सबको क्या करती है कि बताती है। क्या बताती है कि जनसंख्या, वहां की जनसंख्या इतनी है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसी को बोलते हैं जन मतलब लोग, संख्या मतलब संख्या होती है, ये तो आप लोग जानते हैं, यानी लोगों की गणना, ये क्या है, जनसंख्या है। ठीक, तो ये क्या हो गई, जनसंख्या के बारे में। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या, जनसंख्या विस्फोट। ये जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या विस्फोट अगर क्या है कि जब जनसंख्या की आवश्यकता से अधिक वृद्धि हो जाती है ना, इतनी क्या है, एक लिमिट, कोई भी चीज हो, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। जब अगर एक आवश्यकता, जितनी आवश्यकता है जनसंख्या की, उससे उस आवश्यकता से अधिक हो जाती है जनसंख्या, तो उसे ही क्या कहते हैं कि जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनसंख्या की वजह से बहुत सी समस्याएं आती है ना, खाने पीने की दिक्कतें, रहने की दिक्कतें, आवाज की, मतलब आप कह सकते हैं कि खाने पीने की, रहने की, मतलब बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं कि रोजगार की दिक्कतें। उससे क्या होगा, जब खाने को नहीं हटेगा तो आप देखिए रहने की दिक्कतें हो रही हैं। जो पहले जमीन, क्या मैदान थे, आप वहां पर देखिए कि पेड़ों की कटाई कर करके क्या कर रहे हैं कि उसे वहां पर घर बना दे रहे हैं। उससे क्या है, बेरोजगारी की समस्याएं आएंगी। रोजगार करने के लिए क्या है, बहुत सी फैक्ट्रियां और क्या है, कुछ ऐसे व्यवसाय करने के लिए वहां पर मतलब कुछ ऐसी दुकानें वगैरह खोल दी जा रही हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से भी बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, पेड़ कट जा रहे हैं। तो मतलब जनसंख्या जो है, जनसंख्या ये बहुत बड़ी समस्या है, जनसंख्या विस्फोट की। अच्छा, अब हम लोगों ने इतना समझा। अगर इसी में जनसंख्या विस्फोट की बात करें तो एक इसके लिए किसी ने कहा है, क्या कहा है कि यदि यही रहा क्रम बच्चों के उत्पादन का, यदि यही रहा क्रम बच्चों के उत्पादन का, तो कुछ सवाल आगे आएंगे बड़े बड़े। सोने को किंचित, मतलब थोड़ी भी जगह मिलेगी नहीं, यानी सोने को किंचित धरा पर मिले नहीं, मजबूरन हम सब सोएंगे खड़े खड़े। तो यही क्या है, ये मतलब ये क्या है, किसी ने वाकई ये बात सत्य कही है कि अगर जो है जनसंख्या वृद्धि इसी तरीके से बढ़ती रही और क्या है बहुत जनसंख्या हो गई, तो वाकई कि मजबूरन हम सब सोएंगे खड़े खड़े, और सोने को मतलब जमीन पर सोने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये क्या है, जनसंख्या विस्फोट है, यानी जरूरत से ज्यादा जनसंख्या हो जाए, जरूरत से ज्यादा जनसंख्या, मतलब जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा जो है वो जनसंख्या हो जाए, इसी को क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक, और इसका कारण क्या है कि आप कह सकते हैं जन्म दर की अधिकता और मृत्यु दर में कमी, मेन यही कारण है। क्या है कि मृत्यु दर में कमी। अच्छा, हम लोगों को लगता होगा कि मतलब इसकी वजह से क्या है कि मृत्यु दर ज्यादा बढ़ रही है ना, इतनी बीमारियां फैल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, मृत्यु दर अधिक हो रहा है। लेकिन नहीं, जब पहले क्या है, पहले और लोग मरते रहेंगे, पहले और लोग मरते थे, लेकिन अब क्या है, इसका कारण क्या है जनसंख्या विस्फोट का, कि जन्म दर की अधिकता, कितने जो है जन्म दर अगर ज्यादा हो रहा है और मृत्यु दर में कमी आ रही है, इससे क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी। इसी को क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक, तो हमने क्या समझा कि जरूरत से ज्यादा जनसंख्या, यानी आप कह सकते हैं जब जनसंख्या की आवश्यकता से अधिक वृद्धि हो जाए, जरूरत से ज्यादा जनसंख्या हो जाए, इसी को क्या कहेंगे कि जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। और क्या कह सकते हैं कि यह तब होता है, क्या होगा, यह तब होता है जब जन्म दर क्या होगा कि तेजी से बढ़ती है, जन्म दर तेजी से बढ़ती है, और क्या है, मृत्यु दर में कमी आती है, मृत्यु दर में कमी आती है। तो क्या होगा, जिससे क्या होती है जनसंख्या में वृद्धि जो होती है वो तेजी से होती है। तो ये क्या हम लोगों ने समझा, जनसंख्या को समझा, जनसंख्या विस्फोट को। जनसंख्या विस्फोट क्या है, जब आवश्यकता से अधिक जनसंख्या हो जाए उसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं।
जब जन्म दर में क्या होगी कि जब जन्म दर में अधिक आएगी या तेजी आएगी और मृत्यु दर में कमी होगी, यही क्या कहलाएगी, जनसंख्या विस्फोट कहलाएगी। और इस समस्या से निपटने के लिए क्या बहुत से कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें इस समस्या से निपटने के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए गए और जिसमें क्या है, परिवार नियोजन कार्यक्रम। इस समस्या से निपटने के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें क्या आता है, इस समस्या से निपटने के लिए बहुत से कार्यक्रम मतलब आप कह सकते हैं निपटने के लिए क्या है कि बहुत से कार्यक्रम चलाए गए। एक कार्यक्रम क्या है, परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम होता है और ये कब चलाया गया, तो 1952 में चलाया गया। कब चलाया गया, 1952 में। और यह भारत देश मतलब जो अपना जो भारत देश है वो पहला ऐसा देश है जिन्होंने ये कार्यक्रम बनाया था। तो भारत ऐसा पहला देश है जिन्होंने ये कार्यक्रम बनाया था। कौन सा, परिवार नियोजन कार्यक्रम। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वो कब चला, 1952 में। ठीक, तो ये जनसंख्या विस्फोट हमने समझा कि जब जनसंख्या वृद्धि में क्या होगी, जब जन्म दर में तेजी होगी और मृत्यु दर में कमी आएगी, ये जनसंख्या विस्फोट है। इस समस्या को निपटने के लिए मतलब क्या है, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए गए थे। ये जनसंख्या विस्फोट के कारण या बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, ये भी कह सकते हैं। इसके कारण क्या है, तो कारण क्या है इसमें कि जिसमें आप कह सकते हैं इसके कारण क्या है, पहला जन्म दर में वृद्धि। जन्म दर में वृद्धि, यही तो हम लोगों ने इसकी परिभाषा में भी समझा था कि जब जन्म दर में वृद्धि होगी तो क्या होगा कि जनसंख्या आप कह सकते हैं जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। मृत्यु दर में कमी आएगी, मृत्यु दर में कमी। तो दो कारण तो आप लोगों ने इसकी परिभाषा में ही देख लिया था। तीसरी कारण क्या है कि पुत्र प्राप्ति। पुत्र प्राप्ति, तो ये जो पुत्र प्राप्ति की समस्या है, ये भले ही पुत्र प्राप्ति, एक पुत्र चाहिए, चाहे उसके लिए कितने भी बच्चे क्यों ना हो जाए, कोई कितना भी पढ़ ले, कोई कितना भी पढ़ लिख ले रहा है, लेकिन हर व्यक्ति की जब अपने ऊपर की बातें आती हैं तो ये धारणाएं सबकी बदल जाती हैं। मुश्किल से मुझे लगता है बहुत कम % लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पर आके टिकते नहीं होंगे। यहाँ पर सबकी धारणाएं बदल जाती हैं कि नहीं, मुझे पुत्र बिल्कुल भी अगर मतलब नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, पुत्रियां ही सिर्फ अगर लड़कियां ही रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आके विचार सबके बदल जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं ना। तो ये क्या है, पुत्र प्राप्ति की समस्या, कि उसके लिए 4-5 बच्चे हो जाए, 6 बच्चे हो जाए, ये क्या है चलेगा, लेकिन एक पुत्र चाहिए। तो जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी और पुत्र प्राप्ति। आगे देखते हैं इसमें चौथा, बाल विवाह। बाल विवाह, तो जब बाल विवाह में क्या होगा कि जब बस मतलब अगर बाल विवाह होता है, और आप तो अब इस टाइम तो आपको बहुत ही, मुझे लगता है बहुत कम ऐसा होगा कि जब बाल विवाह होगा तो इसमें क्या होगी कि मतलब एज जो है वो ज्यादा मिलती है ना। तो इसके लिए क्या होती है कि प्रजनन दर में वृद्धि होती है। तो ये बाल विवाह हो गया। 5वें नंबर पर बात करेंगे क्या है कि संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार, तो संयुक्त परिवार हो गया। 6ठे नंबर पर क्या है, धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास, अब ये धार्मिक विश्वास में क्या आता है कि कुछ लोगों का मानना है कि हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे या परिवार नियोजन के ऐसे कोई कार्यक्रम को हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ये भगवान की देन होते हैं। तो जितने बच्चे हो रहे हैं उतने बच्चे होने दीजिए, और इसको ये क्या है, ये कुछ लोगों की मान्यता है। हमने क्या देखा, कारण में जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी, पुत्र प्राप्ति, बाल विवाह, संयुक्त परिवार, धार्मिक विश्वास, इतनी सारी चीजें समझी। और धार्मिक विश्वास में समझा कि बच्चों की देन जो है वो भगवान की देन है। और क्या कह सकते हैं कि मृत्यु दर में अगर कमी आ रही है तो आप ये भी रीजन हो सकता है क्या कि चिकित्सा सुविधाएं जो हैं वो काफी बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से क्या है मृत्यु दर में कमी आ रही है। ये भी क्या है, एक जनसंख्या वृद्धि का बहुत बड़ा कारण बन चुका है। ठीक, और आप कह सकते हैं कृषि में विकास। और क्या है कि 2 इंपॉर्टेंट जिसको याद करना, बिल्कुल भी आप लोग याद कर लीजिए। एक क्या है कि अप्रवास और दूसरा क्या है, उत्प्रवास। अब अप्रवास और उत्प्रवास क्या है, इसको देखेंगे। जो अप्रवास होता है यानी
अन्य देशों के लोग जो है वो हमारे देशों में आके रहने लगे। यही क्या कहलाता है? आप्रवास कहलाता है। क्या है कि अन्य देश के लोग हमारे देश में आके रहने लगे, आकर रहने लगे। यही क्या है? अप्रवास है। उत्प्रवास की बात की जाएगी तो हमारे देश के लोग, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, इससे क्या होता है, पढ़ाई क्या है, पढ़ते लिखते यहाँ है, या तो आप कहते हैं जन्म उनका यहाँ हुआ है, लेकिन वो क्या करते हैं, रहने के लिए वो बाहर चले जाते। लेकिन जहां पर वो जाएंगे, जहां पर रहना शुरू करेंगे, वहां की जनसंख्या क्या है, जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो ये भी क्या है, यानी अन्य देश के लोग हमारे देश में आकर रहने लगे, ये अप्रवास है। और हमारे देश के लोग अन्य देश में जाकर रहने लगे, ये क्या है, उत्प्रवास है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण ये सब थे: अप्रवास, उत्प्रवास, कृषि में विकास, चिकित्सा सुविधाएं, धार्मिक विश्वास, बाल विवाह, पुत्र प्राप्ति, मृत्यु दर में कमी, जन्म दर में वृद्धि। अब आगे देखते हैं, एक जनसंख्या का नियम है जिसको किसने दिया था, जिसको दिया था माल्थस ने। माल्थस के अनुसार ये नियम जो दिया गया जनसंख्या का नियम, वो क्या था? जनसंख्या का नियम किसने दिया? माल्थस ने। और ये इन्होंने क्या कहा कि यदि मनुष्य जो है जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेगा, यदि मनुष्य किस पर, जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेगा, यदि मनुष्य किस पर, जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेगा, तो क्या है, तो प्रकृति स्वयं विभिन्न आपदाओं से जनसंख्या को नियंत्रित कर देती है, जनसंख्या को नियंत्रित कर देती है। क्या माल्थस ने क्या दिया कि यदि मनुष्य जो है, मतलब खुद अगर मनुष्य जो है वो जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेगा और बहुत जनसंख्या जो है बढ़ती जाएगी, तो प्रकृति क्या करेगा, मतलब प्रकृति द्वारा बहुत सी ऐसी आपदाएं आएंगी जिससे क्या है, एक साथ क्या है, पूरी काफी हद तक जनसंख्या जो है वो समाप्त हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि कोरोना काल में कितने लोग मरे ना। आप क्या है, बाढ़ है, भूकंप है, ये सब क्या है, तो ये सब जितनी चीजें आती हैं, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं ना, कि ऐसे अनेक बीमारियां आएंगी, अनेक बीमारियां होंगी जिससे काफी लोग मर जाएंगे। कुछ लोग क्या है, बाढ़ भूकंप से मर जाएंगे, पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी कि, और क्या है, मतलब कोई बहुत, पहले क्या था, पहले आए दिन आप सुनते थे कि कई बीमारियों की वजह से सब लोग मरते थे। अब इतने सारे टीके वगैरह ये सब लगने लगे हैं, जिसकी वजह से क्या है, मृत्यु दर में कमी आ गई है, जागरूकता सब में हो गई है, पहले से ही टीके लगने लगे। पहले क्या था, कोई टीके उतना लगवाता नहीं था, उतनी जानकारी नहीं थी। अब सारी चीजें हो गई हैं, सारी सुविधाएं हो गई हैं, इससे मृत्यु दर में कमी आई है। लेकिन अगर क्या है कि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं पाया गया, तो प्रकृति स्वयं विभिन्न आपदाओं से जनसंख्या को नियंत्रित कर देती है। यही किसने नियम बताया है, तो माल्थस ने बताया है। किस चीज का नियम है, जनसंख्या का नियम है। ठीक, अब आगे देखते हैं इसका प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव क्या होगा। ये तो हम लोगों ने कारण देखे, अब क्या देखेंगे, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो प्रभाव क्या पड़ेगा, सबसे बड़ी बात क्या है इसकी, कि निर्धनता आएगी। निर्धनता आएगी ना, खाने को नहीं मिलेंगे, रहने को नहीं मिलेंगे, आवास की समस्या आएगी, चोरी बढ़ेगी, डकैती बढ़ेगी, बहुत सारे ऐसे क्या है कि पाप बढ़ेंगे। और आप देख ही रहे हैं कि जिससे क्या है कि बहुत सारे यहाँ पर अपराध जो है अब बढ़ रहे हैं। इससे क्या है कि निर्धनता आएगी, जिससे क्या होगा, आप कह सकते हैं कि गरीबी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। ठीक, तो ये तो निर्धनता आएगी। दूसरे नंबर पर बात करेंगे संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी, अरे बहुत सी जनसंख्या अगर वृद्धि बहुत तेजी से होगी तो संसाधनों में भी तो कमी आएगी। तो क्या होगा कि संसाधनों की कमी होगी, भूखमरी होगी, खाने को नहीं मिलेंगे, भूखमरी होगी कि खुद को खाने को नहीं मिलेंगे, दूसरे का छीन के खाएंगे, दूसरे को मार के खाएंगे, चोरी करके खाएंगे, डकैती करके खाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे पाप गुनाह जो है वो बढ़ेंगे निर्धन किसके, बढ़ती जनसंख्या के कारण। निर्धनता, संसाधनों की कमी, भूखमरी हो गई, जीवन स्तर नीचा होना। और ये सब जब ये सब बढ़ेगा तो जीवन स्तर जो है वो स्तर अपने आप नीचा होगा, जीवन स्तर नीचा होना। और क्या कह सकते हैं, पारिवारिक विघटन।
विघटन। और इन सबसे क्या होगा कि बढ़ती हुई जनसंख्या से क्या होगा कि पारिवारिक विघटन भी आएगा। कोई एक साथ रहना नहीं पसंद करेगा, कोई दूसरे का खाना नहीं पसंद करेगा, कोई किसी का आगे बढ़ना नहीं पसंद करेगा कि वो मेहनत करके अगर आगे बढ़ रहा है थोड़ा सा उसको सपोर्ट कर दिया जाए ना। अब आप खुद से आप आकलन करिए कि परिवारों में हो रहा है ना, कोई अगर मेहनत करके भी आगे बढ़ना चाह रहा है तो सबसे ज्यादा दिक्कत जो है खुद के परिवार वालों की हो जा रही है। और आस पड़ोस की जो पास पड़ोस होते हैं उनको तो होगी ही, लेकिन जो खुद के पहले क्या था, पहले अगर कोई बढ़ता था, पढ़ता था, आगे बढ़ता था या कुछ करना चाहता था, पूरा परिवार जो है उसका साथ देता था। लेकिन अब जो है ऐसी चीजें नहीं आ रही हैं, पारिवारिक विघटन भी हो रहे हैं। तो ये क्या हमने देखा, चौथा पॉइंट। फिर पांचवा, अब छठे नंबर पर क्या देखेंगे कि व्यक्तित्व विघटन। खुद का व्यक्तित्व जो होगा वो गिरेगा, किसी का कोई व्यक्तित्व नहीं रह जाएगा ना, किसी का कोई व्यक्तित्व नहीं रह जाएगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो भी करो अपने लिए अपना खुद का जो है, खुद की बातें आएंगी तो सब सही है, दूसरे की बातें आएंगी वही चीजें जो है वो गलत हो जाती हैं। तो ये खुद का व्यक्तित्व, उसकी कोई व्यक्तित्व का मतलब नहीं रह जाएगा। तो हमने इसके किसके, जनसंख्या वृद्धि के ये सब क्या है, प्रभाव है। और हम लोग क्या देखते हैं, सामाजिक विघटन, ये सब होगा तो सामाजिक विघटन होगा ही। फिर क्या देखते हैं, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा कि खाने को नहीं हटेंगे, पैसे नहीं रहेंगे, बेरोजगारी की समस्या रहेगी, तो आप पौष्टिक वाली चीजें नहीं रहेंगे। और क्या है, सब लोग जो बेचने वाले होते हैं, जैसे कि सबको क्या रह गया है कि व्यवसाय करना है, व्यवसाय हम किस तरीके से कर रहे हैं वो मायने नहीं रखेगा, जिसको जितना लूट सको लूट लो ना, जिसको जितना लूट सको लूट लो, जितना हम फसल उत्पादन, जितनी ज्यादा हम फसल उत्पादन कम समय में कर ले वो चलेगा, कम समय में ज्यादा फसल उत्पादन हो जाए वो चलेगा। लेकिन जो है कि चाहे स्वास्थ्य बुरा पड़ जाए, किसी के प्रभाव जो है वो उसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े, उस खाने की वजह से उसमें पौष्टिकता नष्ट हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। यही तो हो रहा है। आप देखिए कि कोई जो सब्जी वगैरह होते हैं उसमें कितने केमिकल वगैरह से उसको मतलब आप बड़ा कर देते हैं ना, मतलब ये सब क्या है कि इंजेक्शन लगा के 2 दिन में बड़ा कर देते हैं, क्यों, सामान को बेचने के लिए कि इतनी ज्यादा सब्जी होगी हम उतनी ज्यादा बेचेंगे, जब बेचेंगे तो पैसे आएंगे। तो किस चीज से मतलब रह गया, सिर्फ अपने से, सिर्फ किससे मतलब रह गया, अपने से। क्या उनका कोई व्यक्तित्व है, कोई व्यक्तित्व है, कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई ऐसे लोग का कोई व्यक्तित्व होता भी नहीं है। और आज जो है यही समाज में क्या है, बढ़ रहा है ना, यही सब क्या है समाज में बढ़ रहा है। स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा कि पूरे के, आप कह सकते हैं इस पूरे का निचोड़ सबसे ज्यादा क्या है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, खाने के लिए नहीं रहेंगे, और क्या है जब बेरोजगारी रहेगी, जनसंख्या में वृद्धि रहेगी, बेरोजगारी रहेगी, तो वो लोग क्या करेंगे, खाने की वजह से क्या करेंगे कि चोरी करेंगे ना, मारपीट करेंगे, डकैती करेंगे, और क्या है इस तरीके से रसायन का यूज करके खेतों में क्या करते हैं कि फसल का उत्पादन करेंगे, जिससे ज्यादा फसल उत्पादन करके मार्केट में बेचा जा सके, और मार्केट में जब ज्यादा बेचेंगे तो उनको पैसे ज्यादा मिल सके। ये सब क्या है, इसके प्रभाव है। चलिए हम लोगों ने इतना देखा, हमने क्या समझा कि जनसंख्या का नहीं, अब जो है जनसंख्या बढ़ चुकी, अब इसके बारे में जानते हैं इसको रोकने के क्या है कारण, क्या है। तो एक सबसे बड़ा कारण क्या है इसका, परिवार नियोजन। क्या है, परिवार नियोजन। चलिए उसको देखते हैं। अब परिवार नियोजन से क्वेश्चन आया भी है ना, परिवार नियोजन कब शुरू हुआ था, तो 1952 में भारत जो है पहला देश है जिन्होंने क्या किया था कि इसको आप कह सकते हैं इस कार्यक्रम को शुरू किया या आप अपनाया था। चलिए इसमें देखते हैं, बढ़ती जनसंख्या को रोकने का सबसे बड़ा उपाय क्या है, परिवार नियोजन है। परिवार नियोजन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, परिवार, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, परिवार नियोजन, नियोजन का नाम बदलकर, परिवार नियोजन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, परिवार कल्याण कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, परिवार कल्याण कर दिया गया है। तो हमने क्या समझा कि परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण कर दिया गया है। चलिए परिवार नियोजन क्या समझते हैं, परिवार नियोजन वह प्रक्रिया है, परिवार नियोजन, नियोजन वह प्रक्रिया है, परिवार नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति, जिसके द्वारा व्यक्ति,
परिवार नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति गर्भधारण करने से बच सके, गर्भधारण करने से बच सके। इसके लिए वह क्या है, विभिन्न तरीकों को अपना सके, जिससे क्या है वह आप कह सकते हैं कि परिवार नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या है व्यक्ति गर्भधारण से बच सके। और विभिन्न प्रकार के तरीके जो हैं परिवार नियोजन के आते हैं, बहुत से तरीके हैं, कुछ पुरुष द्वारा अपनाए जा सकते हैं, कुछ क्या है महिला द्वारा अपनाए जा सकते हैं। और उसकी वजह से क्या है कि परिवार नियोजन के इन तरीकों को अपनाकर आप कह सकते हैं कि आप बढ़ती हुई जनसंख्या को रोक सकते हैं, या मतलब यही सब चीजें इसका आप कह सकते हैं मेन है। क्या है कि परिवार नियोजन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, परिवार कल्याण कर दिया गया। और परिवार नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या है, जिसके द्वारा व्यक्ति गर्भधारण करने से बच सके व विभिन्न तरीकों को अपना सकते हैं जिससे गर्भधारण होने की संभावना कम हो जाए। परिवार का आकार जो है वो सीमित हो, परिवार का आकार सीमित हो, हम दो हमारे दो, यही क्या है कि होना भी चाहिए। तो परिवार नियोजन वह प्रक्रिया है, ये हम लोगों ने परिवार नियोजन को समझा। अब इसमें देखते हैं एक चीज जो कि आप लोग पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब 1976 में आई थी। ये कुछ पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। क्या है, पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई थी, 1976 में आई थी। इसी सब की वजह से किया गया। इसी में लड़कों की आप कह सकते हैं लड़कों की विवाह की उम्र कितना, उम्र 21 कर दी गई ना, विवाह की उम्र 21, और लड़कियों की कितनी, 18 कर दी गई थी। तो ये क्या है, पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 में आई थी। इसी में लड़कों की विवाह की उम्र कितनी, 21, और लड़कियों की विवाह की उम्र क्या है, 18 कर दी गई थी। अब देखते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का नाम बदलकर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का नाम बदलकर क्या कर दिया गया कि परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। और इस कार्यक्रम के तहत क्या है, 2000 तक कुछ लक्ष्यों को क्या है, मतलब 2000 तक कुछ लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने की आशा की गई थी। मतलब इस कार्यक्रम के तहत कब, 2000 तक सन 2000 तक क्या है कुछ लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने की आशा की गई थी। तो क्या हुआ, ये लक्ष्य क्या थे, इसको देखते हैं। जो परिवार क्या कर सकते हैं कि क्या कर दिया गया, नाम बदलकर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का नाम परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया था ना, कार्यक्रम कर दिया गया था। और हमने क्या समझा कि इस कार्यक्रम कर दिया गया, इस कार्यक्रम के तहत सन 2000 कितना, 2000 तक कुछ लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने की आशा की गई थी। अब वो लक्ष्य कौन थे, बात करेंगे लक्ष्य की, तो वो लक्ष्य कौन थे कि आप कह सकते हैं कि जन्म दर में कमी लाना, वो लक्ष्य क्या थे कि जन्म दर में कमी लाना, कितना, 21 से 1000। यानी कोई भी चीज निकालते हैं ज्यादातर जो है वो 1000 पर निकालते हैं। तो 1000 में कितने, 21, 1000 में कह सकते हैं 21 लोग ना, जन्म दर में कमी लाना। और क्या है, 1000 में 21 लोग थे। उसके बाद क्या है कि सामान्य मृत्यु दर में कमी लाकर, और वो क्या थे कि 1000 में 9। फिर थर्ड क्या है कि बाल मृत्यु दर में ना, और उसके बाद क्या है 55 1000 में। उसके बाद क्या है नेक्स्ट कि परिवार में 2 बच्चों का होना हमारे भारत की आबादी को
भारत की आबादी को परिवार नियोजन के बारे में बताना। परिवार नियोजन के बारे में बताना। परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करना। नियोजन को क्या है? परिवार नियोजन को अपनाने के लिए प्रेरित करना। हमने क्या समझा? परिवार कल्याण कार्यक्रम, ये किसका? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का नाम बदलकर किसका क्या नाम रख दिया गया? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम मतलब क्या है रख दिया गया। परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत 2000 तक का है कुछ लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने की आशा की गई थी। वो लक्ष्य ये थे कि जन्म दर में कमी लाना, सामान्य मृत्यु दर में कमी लाना, बाल मृत्यु दर में कमी लाना, परिवार में 2 बच्चों का होना, हमारे भारत की आबादी को परिवार नियोजन के बारे में बताना और परिवार नियोजन परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने के लिए क्या करना कि प्रेरित हो, परिवार नियोजन के कार्यक्रम को वो अपनाएं। अब आगे देखते हैं परिवार नियोजन की विधियां। यहां से क्वेश्चन बना हुआ है परिवार नियोजन की विधियां। परिवार नियोजन की विधियां, चलिए इसको देखते हैं। परिवार नियोजन की विधियां जो होती है ये कितनी? 2 विधि होती है। कौन कौन सी? एक होती है क्या कि प्राकृतिक तरीका है, एक क्या है कि प्राकृतिक तरीका है और दूसरा क्या है? कृत्रिम है। ठीक, तो एक प्राकृतिक तरीका है, दूसरा कृत्रिम है। प्राकृतिक तरीका से क्या होता है कि जल्दी शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। लेकिन इसमें क्या है कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिसका क्या होता है कोई गारंटी नहीं होती, 100% आप श्योर नहीं हो सकते कि क्या है कि आपका गर्भ जो है वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा। ठीक, तो इसमें प्राकृतिक तरीकों में हम लोग देखेंगे कि पहला आप कह सकते हैं इसमें किसका दवाई और लूप वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब कोई रासायनिक कोई केमिकल का यहाँ पर यूज नहीं किया जाता है प्राकृतिक तरीके में। लेकिन कृत्रिम में इन सब चीजों का यूज होता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है कृत्रिम में। तो प्राकृतिक तरीके में हम देखेंगे क्या होता है पूर्ण आत्मसंयम। पूर्ण आत्मसंयम ये तो क्या है कि आप कह सकते हैं कि शादी के पहले यानी विवाह के पहले की ये बातें हैं कि पूर्ण आत्मसंयम होना चाहिए, यानी ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। ठीक, तो ये ब्रह्मचर्य का पालन करना यानी पूर्ण अपने ऊपर पूरा आत्मसंयम रखना। सेकेंड नंबर की बात आती है तो वो क्या है? संभोग उपक्रम। क्या? संभोग उपक्रम। अब ये संभोग उपक्रम क्या होता है कि फिजिकल रिलेशन बना है ना, तो और क्या है मतलब आप कह सकते हैं इसमें क्या है फिजिकल रिलेशन बना हो तो डिस्चार्ज होने के पहले क्या कर सकते हैं कि स्पर्म डिस्चार्ज होने के पहले मतलब इसमें क्या है कि संभोग उपक्रम में कि अगर जैसे कि फिजिकल रिलेशन बना हो लेकिन स्पर्म डिस्चार्ज होने के पहले योनि से क्या है लिंग को बाहर कर लेना, यही क्या है कि संभोग उपक्रम है। इससे क्या होगा ओवम और स्पर्म का क्या होगा कि मेल नहीं होगा और गर्भधारण की समस्या नहीं होगी। लेकिन ये चीजें जो होती हैं कि निश्चित नहीं होती हैं, कभी कभी क्या होती है कि इसमें मिस्टेक हो जाती है और ये दिक्कतें आ जाती हैं। तो संभोग उपक्रम क्या है कि हमने क्या समझा कि फिजिकल रिलेशन बना है लेकिन स्पर्म डिस्चार्ज होने के पहले योनि से क्या होता है कि लिंग को बाहर कर लेना, यही क्या होता है कि संभोग उपक्रम कहलाता है। नेक्स्ट नंबर पर क्या देखते हैं? सुरक्षित काल। तो देखिए सुरक्षित काल में क्या होता है कि जैसे कितने पीरियड के जो 7 दिन होते हैं, पीरियड के बाद के 7 दिन जो होता है वो गर्भधारण नहीं होता है। तो गर्भधारण क्या होता है? नहीं होता है और उसके जो पीरियड आने के पहले भी क्या होता है कि यह गर्भधारण की समस्या नहीं होती। तो जो बीच के दिन बचते हैं मतलब इन 7 दिनों में अगर पीरियड के जो बाद के 7 दिन हैं और उसके आने के 7 दिन पहले अगर क्या है कि गर्भधारण न मतलब ऐसे कोई संभोग मतलब रिलेशन न बनाया जाए और क्या है कब बीच में जो समय है उसमें बनाया जाए तो क्या है कि ये गर्भधारण की समस्या नहीं होगी। और परिवार नियोजन के ये तरीके के अंतर्गत आते हैं एक पूर्ण आत्मसंयम, दूसरा क्या है संभोग उपक्रम और क्या होता है तीसरा सुरक्षित काल। यानी सुरक्षित काल में आप क्या करिए
तो उससे उससे क्या करिए कि इसमें आप बच सकते हैं। लेकिन इन दोनों की जो नीचे दोनों हैं, यानी आप कह सकते हैं संभोग उपक्रम और क्या होता है कि सुरक्षित काल, ये दोनों क्या होते हैं 100% इसकी गारंटी आप नहीं ले सकते हैं ना। यानी आप पीरियड के यानी 7 जो गर्भधारण आप कह सकते हैं पीरियड के 7 दिन पहले, अब पीरियड के 7 दिन बाद और आने के अर्थात पीरियड समाप्त होने के 7 दिन बाद का समय, और फिर से क्या है क्योंकि आप इसका ये भी कह सकते हैं कि 7 दिन बाद जो है वो समाप्त होने का समय, इसमें क्या होता है कि अंडाणु बनने उस समय क्या है अंडाणु बनता है और परिपक्व नहीं हुआ रहता है ना, तो इसीलिए क्या है कि ये सेफ काल सुरक्षित काल माना जाता है। तो ये हम लोगों ने समझा। आगे देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं कृत्रिम की तरफ। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें कृत्रिम में पहला क्या आता है? लूप। लूप आता है। ये लूप क्या होता है? ये सरल और सफल विधि है। कैसी है? सरल है और सफल विधि है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें महिला की क्या क्या आता है? महिला की बच्चेदानी में एक छल्ला ना रबर का होता है। बच्चेदानी में क्या क्या आता है? एक छल्ला किसका होता है? छल्ला प्लास्टिक का। किसका होता है? प्लास्टिक का। वही क्या किया जाता है कि लगा देते हैं, जिससे जब रिलेशन बनेगा तो महिला के ओवम तक क्या है कि जो मतलब जब रिलेशन बनेगा तो महिला के ओवम तक स्पर्म जो है वो नहीं पहुंचेगा। हमने क्या समझा कि लूप जो है वो क्या है? यह एक सरल और सफल विधि है। इसमें महिला के बच्चेदानी में क्या करते हैं कि एक छल्ला लगा देते हैं, जिससे जब रिलेशन बनेगा तो महिला के ओवम तक ये नहीं पहुंचेगा ना। तो इससे क्या होगा कि गर्भधारण की संभावना जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। और ये कैसे होते हैं? तो आप कह सकते हैं कि इसे जब चाहे आप निकलवा सकते हैं। जैसे कि आप 2-3 साल तक आप सेफ रहना चाहते हैं, तब तक आपके बच्चे की इच्छा नहीं है तो आप तब के लिए करवा लीजिए। और ये क्या कर सकते हैं, एक अच्छे डॉक्टर जो स्पेशल होते हैं उनके द्वारा ये करा देते हैं। ये आप घर पर यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसी विधि का प्रयोग आप घर पर नहीं कर सकते हैं। और जब आपकी इच्छा होगी तो आप निकलवा के फिर से क्या है फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है? ये लूप हो गया पहला। अब नेक्स्ट नंबर पर आती है डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या है इसको देखते हैं। डायफ्राम में क्या है? इसमें गर्भाशय का मुंह जो होता है, इसमें गर्भाशय का मुंह रबर की टोपी से बंद कर दिया जाता है। ये भी क्या है? ये भी सफल विधि है। इसमें गर्भाशय का मुंह रबर की टोपी से बंद कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है रिलेशन बनने के बाद क्या होता है ओवम स्पर्म दोनों नहीं मिलते हैं, जिससे क्या होता है गर्भधारण की दिक्कत नहीं होती है। ये पहला हम लोगों ने लूप देखा। दूसरा क्या है कि डायफ्राम देखा। तीसरे नंबर पर हम लोग क्या देखेंगे? तीसरे नंबर पर है जेली क्रीम। जेली या बोलते हैं क्रीम ना। तो ये क्या होता है? जेली या क्रीम होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि महिला ये स्वयं कर सकती है, लेकिन इसके क्या होते हैं? ये स्वयं कर सकती है, इसके क्या होते हैं? साइड इफेक्ट होते हैं। इसके साइड इफेक्ट होते हैं। और क्या होता है कि ये क्रीम महिला क्या होती है निषेचन से पहले कब? निषेचन से पहले अपनी योनि पर लगा लेती है। ये क्या काम करता है? ये बैरियर का काम करता है। कैसा काम करता है? बैरियर का काम करता है। और जब क्या होता है इसका परिणाम क्या होता है? जब शुक्राणु का प्रवेश होता है तो ये क्या होते हैं जो ये आप कह सकते हैं जो क्रीम लगी हुई है वो क्या करते हैं कि उसको मार देते हैं ना। तो आप कह सकते हैं कि जो मतलब उसके शुक्राणु हैं वो वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो यही क्या होता है कि क्रीम की वजह से वो वहीं पर खत्म कर देते हैं। यही क्या काम है जेली और क्रीम का? ये स्वयं से होता है, इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। और ये हमने क्या समझा कि निषेचन से पहले ये क्या करते हैं कि क्रीम जो है वो महिलाएं लगा लेती हैं, जिससे क्या होता है कि शुक्राणु जो है वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं और गर्भधारण की दिक्कतें नहीं आती हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, वो क्या है? चौथा नंबर क्या है?
गोलियां, ये भी क्या है, ये भी इन सब के क्या होते हैं, ये सब बहुत नुकसानदेह होते हैं, इनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और क्या होता है कि झागदार गोलियां, इसमें क्या होती है कि ये भी क्या है, एक सरल विधि है, सरल है और आप कह सकते हैं सफल भी है, सरल है और सफल भी है, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही आप इसमें मतलब बहुत आप कह सकते हैं कि रसायन का यूज किया गया है, ये बहुत ही नुकसानदेह है। अगर आप किसी चीज को मार रही हैं कोई चीज, तो जाहिर सी बात है वो आपके शरीर को भी क्या है, नुकसान पहुंचा रही है ना। तो ये क्या है कि झागदार गोलियां, ये सरल और सफल विधि है। इसमें क्या करते हैं, इसमें योनि में इन गोलियों की दवा क्या करते हैं कि मतलब गोलियों में कुछ ऐसी दवाई मिला दी जाती है। ये गोलियां कैसे बनी है, कुछ ये गोलियां में कुछ क्या करते हैं, ऐसी दवा मिला दी जाती है जिससे क्या करते हैं कि वो शुक्राणु को मार दे ना, कि क्या कर सके कि शुक्राणु को मार दें। और इसमें जब रिलेशन बनाने से पहले, कब, रिलेशन बनाने से पहले पहले महिला क्या करती है, महिला अपनी योनि में इसे रख लेती है। क्या करती है महिला, अपनी योनि में रख लेती है। और ये गोली धीरे धीरे क्या होता है कि ये गोली रख लेती है, और ये क्या होता है कि धीरे धीरे घुलता है, धीरे धीरे घुलता है। और क्या होता है, ये क्या होता है कि झाग की तरह क्या होता है, फैल जाता है, या झाग की तरह होता है, मतलब धीरे धीरे झाग फैल जाता है। और पुरुष के जो स्पर्म होते हैं उनको क्या कर देता है कि नष्ट कर देता है। हमने झागदार गोलियों के बारे में समझा, ये सरल और सफल विधि है। रिलेशन बनाने से पहले महिला क्या करती है कि अपनी योनि में इस गोली को रख लेती है, और धीरे धीरे क्या होता है कि इस गोली को रखने के बाद वो धीरे धीरे क्या होता है कि उसी में घुलता है ना, उसी में घुलता है और झाग की तरह हो जाता है। और क्या होते हैं, ये पुरुष के स्पर्म को क्या करते हैं कि नष्ट कर देते हैं। और जब ये नष्ट हो जाएगा तो इसका क्या होता है कि अंडाणु से इसका मेल नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि गर्भ नहीं रहेगा। तो ये क्या होगा कि झागदार गोलियां हो गई। अब और आगे देखते हैं कि ओरल पिल्स, ओरल पिल्स यानी ये मुंह से खाने वाली दवा है। क्या होती है, ओरल पिल्स। और ये भी क्या है, ये भी शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसमें क्या होती है कि प्रतिदिन, आपने पहले दवा का नाम सुना होगा, इस टाइम जो है आप मतलब बहुत सी ऐसी दवाइयां आ गई हैं अब कि जो मालाडी वगैरह का ये क्या है, ऐड वगैरह भी देता था टीवी पर ना। तो ये क्या है, ओरल पिल्स एक दवा क्या है, आप रेगुलर खाइए। इससे क्या होगा कि आपका जो है वो गर्भ की जो दिक्कतें होंगी, तो प्रतिदिन क्या होता है, इसमें से एक टैबलेट खाई जाती है और इसमें गर्भ की दिक्कतें नहीं होती हैं या गर्भ धारण नहीं होगा। इससे यह होता है कि एक पिल्स यानी एक टैबलेट रेगुलर आप खाइए और इससे क्या होगा, गर्भ धारण नहीं होगा। लेकिन ये सब चीजें देखिए यूज नहीं करनी चाहिए, सब के सब बहुत नुकसानदेह हैं। अब बात करते हैं नसबंदी की। नसबंदी, तो नसबंदी जो होती है वो क्या होती है, ये महिला की नसबंदी, महिला की नसबंदी को क्या कहते हैं कि ट्यूबेक्टॉर्मी। क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टॉर्मी ना, क्या कहते हैं, महिला की नसबंदी को ट्यूबेक्टॉर्मी के नाम से जाना जाता है। यही क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि महिला की नसबंदी को क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टॉर्मी बोलते हैं ना। अभी पुरुष की नसबंदी को क्या बोलेंगे, इसको समझेंगे। तो महिला की नसबंदी को ट्यूबेक्टॉर्मी भी बोलते हैं। और क्या करते हैं, ट्यूबेक्टॉर्मी ये क्या है, ये अस्थायी व्यवस्था है, अस्थायी व्यवस्था है। हमने क्या समझा, महिला की नसबंदी को ट्यूबेक्टॉर्मी बोलते हैं, ये अस्थायी व्यवस्था है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें अंडवाहिनी को बांध दिया जाता है। और एक बार ये दिक्कतें हो गई, यानी एक बार आपने इस विधि को अपना लिया, फिर आप दोबारा क्या है कि आप फैमिली प्लानिंग की नहीं कर सकते हैं, यानी आप फिर क्या है आप गर्भधारण नहीं कर सकते हैं अगर एक बार इस चीज को कर लिए। तो इसीलिए क्या है, ये करने से काफी लोग बचते हैं। और क्या है, और भी जो रसायन वाली चीजें होती हैं उनको भी नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है कि इसमें अंडवाहिनी को क्या करते हैं कि बांध दिया जाता है, बांध दिया जाता है ना, जिससे क्या होता है, मेच्योर ओवम जो है वो क्या करता है कि आगे ही नहीं निकलता है ना। जो मेच्योर ओवम होते हैं वो आगे ही नहीं निकलते हैं। और उसके बाद क्या है, आप लोग जानते ही हैं। तो ये क्या हो गया कि नसबंदी।
तो हम लोगों ने जो देखी वो क्या है, उसमें अभी एक चीज जो छूट रही हैं वो क्या है उसको देख लेते हैं कि हमने क्या देखा था, प्राकृतिक ना तरीकों में प्राकृतिक तरीका और कृत्रिम देखा था। ठीक, कृत्रिम देखा था। कृत्रिम में यहाँ पर हम लोगों ने महिला का देखा। ये महिला के क्या तरीके हो सकते हैं, ये हम लोगों ने महिलाओं के द्वारा देखा, महिलाओं के द्वारा ना। अब यहाँ पर क्या है, पुरुष के द्वारा। तो जो पुरुष के द्वारा, तो प्राकृतिक तरीकों में हम लोगों ने 3 देखा था। एक क्या था कि पूर्ण और आत्मसंयम, दूसरा क्या है संभोग उपक्रम, और तीसरा क्या था सुरक्षित काल। ये तीनों प्राकृतिक में थे। इसमें कई प्रकार की हम लोगों ने देखी, झागदार गोलियां देखी, नसबंदी देखी और काफी सारी चीजें इसमें हम लोगों ने देखी ना, जो पिल्स वगैरह सब इसी में देखा हम लोगों ने महिला के द्वारा। अच्छा, पुरुष के द्वारा इसमें हम लोगों ने क्या है, इसमें 2 चीजें हैं। एक क्या है, बहुत कम है, पहला क्या है निरोध, इसे क्या कहते हैं, कंडोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडोम बोलते हैं। दूसरा क्या है, पुरुष के द्वारा नसबंदी है। अब पुरुष के द्वारा जो नसबंदी की जाती है पुरुषों के द्वारा, उसे क्या बोलते हैं, वेसक्टॉमी। क्या बोलते हैं, वेसक्टॉमी। तो महिला के द्वारा नसबंदी को हम लोगों ने देखा। अब पुरुष के द्वारा नसबंदी को क्या बोलते हैं, वेसक्टॉमी ना। महिला के द्वारा को ये नसबंदी, इसको ट्यूबक्टॉमी। तो ये हम लोगों ने इसको समझा। पुरुष के द्वारा 2 हैं, महिलाओं के द्वारा कई थी कि ओरल पिल्स था और क्या था, लूप था, जेली, डायफ्राम, झागदार गोलियां, सब कुछ क्या है महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। ठीक, ये मेन यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं कि क्या बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, ये तो हम लोगों ने इतनी चीजें देखी। अब आगे क्या है, क्या देखेंगे कि परिवार नियोजन की असफलता का कारण। परिवार नियोजन की असफलता का कारण क्या है, परिवार नियोजन की असफलता का कारण, यानी आप कह सकते हैं अशिक्षा। अगर आप क्या है शिक्षित नहीं है, क्या चीजें होनी चाहिए, क्या विधि अपनानी चाहिए, तो भी क्या है ये परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वो असफल रहेगा। उसके बाद क्या है, जन सहयोग का अभाव। जन सहयोग का अभाव रहेगा तो भी ये सारी चीजें दिक्कतें करेंगी। और क्या है कि आप कह सकते हैं कि निरोध के तरीके की पहुंच न हो पाना। निरोध के तरीके की पहुंच न हो पाना, ये भी क्या है। और अचूक विधि की कमी, मतलब ऐसी विधि की कमी है जो बिल्कुल क्या है सब लोग प्रयास करते हैं लेकिन कभी कभी वो विधि जो होती है वो कारगर नहीं होती, और क्या होता है कि ये दिक्कतें हो जाती हैं। अब वो क्या है, एक कृत्रिम है, वो शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो भी क्या है ये सब दिक्कतें आती हैं। निरोध की तरीके की पहुंच ना हो पाना। और क्या है कि आप कह सकते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार कि सब लोग क्या कहेंगे कि चलो ठीक है, मतलब कभी कभी आप देखते हैं परिवार में इसकी वजह से भी क्या है जो संख्या वृद्धि होती है, और मतलब क्या है बच्चों की संख्या और बढ़ जाती है कि नहीं, अगर 2 बच्चे हो गए हैं, 3 बच्चे हो गए हैं तो क्या हुआ, एक और हो जाने दो, मतलब बहुत सी ऐसी दिक्कतें आती हैं। उसके बाद क्या कह सकते हैं, यौन शिक्षा का अभाव। यौन शिक्षा का अभाव। उसके बाद ऑपरेशन का डर, कितने लोग ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं, ऑपरेशन का डर। और क्या है, निर्धनता। ये सब चीजें जो हम लोगों ने देखी, पिल्स वगैरह ना, तो सारी चीजें क्या है, और भी आप कुछ भी नसबंदी वगैरह कराते हैं, सब में क्या होते हैं, पैसे लगते हैं ना। तो अगर आपके पास खाने को पैसे नहीं है तो आप इन तरीकों को कैसे अपनाएंगे। तो ये सब क्या है, परिवार नियोजन की असफलता के कारण है। अब सुझाव, यानी आप कह सकते हैं कि इन सब के क्या किया जाए कि मतलब इन सब के बारे में यौन शिक्षा का जो भी है क्या कर सकते हैं कि इसका प्रचार प्रसार किया जाए, यौन शिक्षा देना, परिवार नियोजन की सुविधाओं को पहुंचाना, मतलब इसकी पहुंच, मतलब सब तक इसकी पहुंच बनाना, जो भी सुविधाएं हैं सब तक क्या है सब आसानी से प्राप्त कर सके। सबको ये सब क्या है आसानी से मिलते भी नहीं है, जानकारी भी नहीं होती है, सबको जानकारी देना, ये सब क्या है परिवार नियोजन के सुझाव है, जिससे ये कार्यक्रम सफल हो सके। अब हम लोग और चीजें क्या देखते हैं, IMR ना, एक IMR होता है, एक होता है MMR। जो IMR होता है वो क्या होता है, इसको देखेंगे, अगर MMR निकालते हैं यानी मातृ मृत्यु दर, तो 1 लाख पर निकालते हैं, कितने पर, मातृ मृत्यु दर निकालेंगे 1 लाख पर निकालेंगे। लेकिन जब अगर बच्चों का यानी इन्फेंट, आप कह सकते हैं इन्फेंट मर्टिलिटी रेट, अगर इसको निकालेंगे तो प्रति 1000 पर निकालेंगे।
यानी IMR निकालेंगे 1000 पर निकालेंगे, मातृ मृत्यु दर निकालेंगे तो 1 लाख पर निकालेंगे। ये आप लोग याद रखे रहिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आया भी था। तो चलिए देखते हैं IMR। ये क्या होता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या करते हैं कि इसे शिशु मृत्यु दर बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। किस पर निकालते हैं? तो प्रति 1000 पर निकाला जाता है। ये आप लोगों ने जाना कि प्रति 1000 पर निकाला जाता है। IMR क्या होता है? इसमें एक साल में जो बच्चे कितने, एक साल में जो बच्चे पैदा हुए हैं उन पर मरने वालों की संख्या, मरने वाले आप कह सकते हैं, उन पर मरने वाले बच्चों की संख्या कितनी है और क्या है, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर निकाला जाएगा। तो प्रति 1 साल में, यानी प्रति 1 साल से कम आयु हमने क्या समझा? IMR क्या है? इसका फुल फॉर्म इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। और अगर MMR निकालेंगे, ये 1000 पर निकालेंगे, MMR निकालेंगे तो 1 लाख पर निकालेंगे। प्रति 1000 पर ये निकाला जाता है। क्या है? 1 साल से कम आयु के, जब 1 साल से कम आयु के बच्चे हो उन पर क्या है कि मरने वाले बच्चों की संख्या जो होती है कितनी है, यही निकाला जाता है। और किस पर निकालेंगे? तो प्रति 1000 पर। किस पर? प्रति 1000 पर निकाला जाता है। अच्छा, IMR के कितने स्तर होते हैं? तो IMR के 3 स्तर होते हैं। इसको देखते हैं। IMR के कितने? 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? इसको देखेंगे। IMR के 3 स्तर होते हैं, कौन कौन से होंगे इसको समझेंगे। पहला है NMR, दूसरा है क्या? IMR, तीसरे नंबर पर है CMR। CMR को क्या बोलते हैं? चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इसमें क्या करते हैं? इसमें 5 साल तक के बच्चों को काउंट किया जाता है, बच्चों को काउंट किया जाता है। IMR की बात करेंगे तो इन्फेंट रेट, इसमें क्या करते हैं? इसमें 1 साल तक के बच्चों को प्रति किस पर? 1000 पर, प्रति 1000 में कितने मर रहे हैं उनको काउंट करते हैं। बात करेंगे NMR की तो इसमें नियोनेट मोर्टेलिटी रेट, इसमें क्या करते हैं? नवजात शिशु यानी नवजात शिशु के मृत्यु दर यानी 28 दिन, यानी कितनी? 28 दिन के भीतर प्रति 1000 पर। तो ये आप लोगों ने समझा IMR के कितने स्तर? 3 स्तर, NMR, IMR, CMR। बहुत इंपॉर्टेंट है। NMR की बात करेंगे, नियोनेट मोर्टेलिटी रेट, किस पर निकालते हैं? नवजात शिशु के बच्चों के लिए। IMR इन्फेंट बच्चों के लिए। ये क्या होते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 1 साल तक के बच्चों को इसमें काउंट करेंगे। इसमें क्या है? 28 दिन के, और इसमें जो है 5 साल के चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे? इतना हम लोगों ने देखा। वर्तमान में IMR की बात की जाए तो कितनी है जगह जगह पर, उसको थोड़ा सा समझेंगे। सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, यूपी में कितनी है, यही कुछ इंपॉर्टेंट देखना है। वर्तमान में IMR कितनी?
26 मतलब 0.619, इसको क्या बोल सकते हैं 27 बोल सकते हैं ना। कितनी, अर्थात 1000 पर 27 बच्चे मर रहे हैं, 27 बच्चे मर रहे हैं। तो ये तो क्या था, ये तो वहां की बात है, वर्तमान में IMR पूरा ना। अब आगे बात करेंगे कहां पर, 2022 से कितनी, 2023 से, इसके बाद कोई डाटा नहीं आया है। 2022 से 2023, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 2022 से 2023 का तुलनात्मक अंतर करें, तुलनात्मक अंतर, तो इसमें क्या है कि कह सकते हैं 3.89% है ना। और ये किसके द्वारा, ये जो है किसके द्वारा निकाला जाता है, NFHSS, यानी कह सकते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो वर्तमान में IMR 26.619 है, यानी आप 27 बोल सकते हैं। अर्थात 1000 पर बच्चों की, 1000 पर मरने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 27 है ना। और 2022-2023 की तुलनात्मक अंतर की बात करें तो इतना अंतर आया है, 3.89 है ना। और ये किसके द्वारा सर्वे होता है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ, क्या होता है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ना। तो उसके बाद हमने इसको देखा। अच्छा देखते हैं डाटा सोर्स की बात करेंगे तो SRS, यानी कह सकते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, यहां पर डाटा जो होता है देखा जाता है, यहां पर डाटा देखा जाता है ना। तो ये हम लोगों ने इतना देखा कि कहां पर डाटा दिखाता है, SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, यहाँ पर डाटा देखा जाता है। 2022 से 2023 में इसका तुलनात्मक अंतर कितना आया है, 3.89, और कितना IMR जो है वर्तमान में IMR इन्फेंट मर्टिलिटी रेट यानी 26.619, वन एग्जैक्ट अगर बात की जाए तो इतना है, और 27 जो है अगर ऑप्शन में रहेगा तो इसको आप लोग टिक करिएगा। अब IMR की बात करेंगे, प्रति 1000 पर मरने वाले बच्चों की संख्या, IMR। चलिए इसको देखते हैं कि प्रति 1000 पर मरने वाले बच्चों की संख्या। चलिए इसको देखते हैं कि ऑल इंडिया की बात की जा रही है, ऑल इंडिया, और क्या है, MP, UP, मिजोरम और क्या, नागालैंड। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यूपी में 41 है और MP में कितनी, तो 46 है, और ऑल इंडिया में 36 है। ठीक, तो ऑल इंडिया में कितनी है, 36 नहीं 30 है, ऑल इंडिया में कितनी है, 30 है, और कितने, MP में 46 है, यहाँ पर ज्यादा है, और यूपी में कम है, 41 है, मिजोरम में बिल्कुल भी कम है, 3 है, नागालैंड में भी 3 है। तो अब इसके आगे देखते हैं कि नोट करके आप लोग पॉइंट में नोट करिएगा, NFHS ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस। तो इसको देखते हैं कि के अनुसार बिहार में सबसे ज्यादा IMR, क्या कर सकते हैं, बिहार में सबसे ज्यादा, और कहां पर, केरल में सबसे कम है। तो ये NFHS के अनुसार क्या है कि बिहार में सबसे ज्यादा और केरल में सबसे कम है, क्या, IMR की बात हो रही है। IMR जो है वो बिहार में सबसे ज्यादा है और केरल में सबसे कम है ना। तो उसके बाद हमने देखा केरल में सबसे कम है, यूपी के IMR की बात होगी, यूपी में IMR कितनी, तो शहरी यूपी और ग्रामीण यूपी, शहरी यूपी में 42 है और ग्रामीण में कितनी, 52.6 है।
ठीक। तो ये NFHS के अनुसार बिहार में सबसे ज्यादा क्या है इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट है और केरल में सबसे कम है। ठीक है, अब IMR के रूप को देखेंगे कि IMR के रूप यानी क्या है, फॉर्म्स ऑफ IMR। इसके रूप को देखेंगे तो इसमें क्या है, पहला क्या है, प्रसव काल मृत्यु दर, एक पहला हो गया। दूसरा नवजात मृत्यु दर। तीसरा क्या है, प्रसवोत्तर मृत्यु दर। तो एक पहला क्या है, प्रसव काल मृत्यु दर, इसको क्या बोलते हैं कि प्रीनेटल, क्या बोलते हैं, प्रीनेटल मोर्टिलिटी रेट। इसको जानते ही हैं कि नवजात, और इसकी बात की गई है नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट। उसके बाद इसकी बात करेंगे पोस्टनेटल मोर्टिलिटी रेट। इतना हम लोगों ने देखा ना। तो ये प्रसव काल मृत्यु दर, प्रीनेटल मोर्टिलिटी रेट, नवजात नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट, प्रसवोत्तर पोस्टनेटल मोर्टिलिटी रेट, यानी किस पर निकालते हैं, 1000 पर निकालते हैं। 1000 बच्चों पर कितना मरने वालों की संख्या कितनी है, यही इसमें निकाला जाता है। तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या है, प्रीनेटल मोर्टिलिटी रेट यानी गर्भधारण, क्या कह सकते हैं कि गर्भधारण के 28 सप्ताह और जन्म के पहले गर्भधारण के 28 सप्ताह और जन्म के पहले क्या है, पहले सप्ताह के बीच भ्रूण का मृत्यु। ठीक, ये हम लोगों ने क्या समझा, प्रसव काल मृत्यु दर प्रीनेटल मोर्टिलिटी रेट कितने पर निकालते हैं, तो कितने पर निकालते हैं, 1000 पर, प्रति 1000 पर ना। MMR निकालेंगे तो 1 लाख पर निकालेंगे। सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे ज्यादा बिहार में है, सबसे कम कहाँ है, केरल में है ना। तो ये हम लोगों ने समझा। यूपी में कितनी है, तो यूपी में 42 है ना। और इतना तो हम लोगों ने समझा ही। प्रसव काल का मृत्यु दर जो है, यानी गर्भधारण के 28 सप्ताह और जन्म के पहले सप्ताह के बीच भ्रूण का मृत्यु। अब बात करते हैं नवजात की। तो नवजात में क्या है, 29 दिन से, कितने, 29 दिन से 1 वर्ष के बीच होने वाली मृत्यु। 29 दिन से 1 वर्ष के बीच होने वाली मृत्यु, ये क्या है, नवजात की। प्रसव काल की गर्भधारण के 28 सप्ताह और जन्म के पहले सप्ताह के बीच भ्रूण की मृत्यु। अब आगे देखते हैं क्या होता है, प्रसवोत्तर में क्या देखेंगे, ये हम लोगों ने इतना देखा। अब आगे इसमें देखते हैं पोस्टनेटल। फिर उसके बाद इसमें आता है कि नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट, ये तो हम लोगों ने देखा ही, नियोनेटल। अब इसमें हो गया। अब कुछ पॉइंट और नोट कर लेते हैं। क्या है, SDG क्या है, यह सतत विकास लक्ष्य कितना है, 32 है कि 2030, ये 3.2 है कि 2030 तक कितना कि IMR 12 से कम, क्या है कि 12 से कम, और CMR 25 से कम करना है। यानी IMR बोल सकते हैं तो 12 से कितना रहेगा, 1000 पर 12 बच्चे। ये मतलब SDG सतत विकास लक्ष्य 3.2 है, क्या है कि 2030 तक IMR जो है वो 12 से कम कर देना है, और CMR की बात आएगी तो 25 से कम करना है ना।
तो ये हम लोगों ने समझा कितने बच्चों पर, 1000 बच्चों पर। IMR को कम करने के लिए, IMR को कम करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजना, सरकार द्वारा शुरू की गई योजना। तो IMR को कम करने के लिए सरकार द्वारा योजना शुरू की गई है, उसको बोलते हैं क्या? पहला देखते हैं UIP, UIP यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, ये भी लिख सकते हैं सार्वभौमिक। ये क्या है? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो कब शुरू किया गया था? 1985 में। कितने टीकों के लिए? 12 बीमारियों के लिए, 12 बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण शुरू किया गया था। एक बार फिर से समझिए, IMR को कम करने के लिए सरकार ने क्या एक योजना शुरू की गई थी सरकार द्वारा, वो कब है? 1985 में शुरू किया गया था। क्या है? UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी इम्यून सिस्टम को आप कह सकते हैं कि मजबूत बनाना, जिससे क्या है कि कोई रोग ना हो और बच्चों की मृत्यु ना हो। यही है ना सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। कितने बीमारियों के लिए? 12 बीमारियों के लिए। चलिए, वो अब दुनिया का अगर आप कह सकते हैं तो ये सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है। तो चलिए देखते हैं कौन सी 12 बीमारी के लिए ये सरकार ने योजना शुरू की थी, उसको समझते हैं। तो कौन सी बीमारी के लिए 12 टीका? तो इसमें है क्या है? तपेदिक। दूसरे नंबर पर क्या है? हेपेटाइटिस बी। तीसरे नंबर पर पोलियो। चौथे नंबर पर क्या है कि गला घोटू। पांचवें नंबर पर क्या है कि काली खांसी, जिसे पर्ट्यूसिस बोलते हैं, काली खांसी, पर्ट्यूसिस। छठे नंबर पर है टिटनेस, तो इसको पर्ट्यूसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्ट्यूसिस ना। तपेदिक यानी टीबी, हेपेटाइटिस बी ना। तो ये कौन से? तपेदिक, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, गला घोटू, काली खांसी, टिटनेस। ये 6 टीके हो गए। 6 टीके इधर लिखते हैं। क्या है? हेमोफिलिस हो गया। और इसको हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया? ये 7वें नंबर पर हो गया। और 8वें नंबर पर बात करेंगे तो इसमें क्या है कि रोटा वायरस जनित रोग, रोटा वायरस जनित क्या है? कह सकते हैं कि डायरिया, रोटा वायरस जनित डायरिया। फिर क्या है? न्यूमोकोकल रोग। ये 9वां हो गया। 10वां क्या है कि खसरा। फिर उसके बाद रुबेला 11वें नंबर पर हो गया। 12वां टीका कौन सा है? जापानी एन्सेफेलाइटिस। और ये देखिए, ये जो हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा है, ये क्या है? टाइप बी संबंधी रोग है। क्या है? टाइप बी संबंधी रोग ना। तो ये हम लोगों ने इतना देखा। क्या देखा? 12 टीके, तपेदिक, टीबी, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, गला घोटू, काली खांसी, टिटनेस, हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, रोटा वायरस जनित डायरिया, न्यूमोकोकल रोग, खसरा, रुबेला, जापानी एन्सेफेलाइटिस है। ठीक, ये इतने सारे रोग हो गए, जिसके लिए क्या है कि टीके का सरकार ने क्या है ये योजना चलाई कि इसके लिए टीके लगवाए जाएंगे। अब आगे देखते हैं एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया मुक्त भारत यानी AMB, एनीमिया मुक्त भारत यानी AMB पोषण अभियान। ये क्या है? ये एक अभियान चलाया गया।
ये एक अभियान के रूप में काम करता है। ये एनीमिया मुक्त भारत AMB एक क्या है, अभियान है, पोषण अभियान। तो इसमें बात करेंगे क्या, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली क्या है, वेलफेयर फैमिली वेलफेयर, जिसको क्या बोलते हैं, GOI ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आगे देखते हैं ये कब शुरू किया गया था, 2018 में शुरू। और AMB रणनीति क्या है, AMB रणनीति है क्या, एक जीवन चक्र दृष्टिकोण पर, एक जीवन चक्र दृष्टिकोण पर आधारित कितना, 6 रणनीति पर आधारित है, रणनीति पर आधारित है। उसके बाद क्या है, अब ये 6 का मतलब क्या है, एक बार फिर समझिए। एनीमिया मुक्त भारत ये एक प्रकार का अभियान है जो कि चलाया गया है। और ये क्या है, कब शुरू किया गया, 2018 में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हाँ, इतना तो आप लोगों ने समझा। ये AMB रणनीति इसकी रणनीति क्या है, एक जीवन चक्र दृष्टिकोण पर आधारित है। किस पर, एक जीवन चक्र दृष्टिकोण पर आधारित है। 6x6 मतलब कर सकते हैं। ये 6 का मतलब क्या होता है, तो एक 6 का मतलब क्या है, यहाँ पर 6 का मतलब लक्षित लाभान्वित। दूसरे 6 का मतलब क्या है, हस्तक्षेप। तीसरे 6 का मतलब क्या है, संस्थागत यंत्र। ठीक है, इतना आप लोगों ने समझा। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे कि नेक्स्ट देखेंगे RBSK। तो ये क्या था, ये AMB था, एनीमिया मुक्त भारत। कब शुरू हुआ था, 2018 में शुरू हुआ था। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है कि RBSK यानी राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम। क्या है, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, बाल सुरक्षा कार्यक्रम। ये क्या है, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम है। इसमें क्या है, ये भी वही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर। यहाँ पर भी वही चीज नोट कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये उसके बाद आप कह सकते हैं अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, हेल्थ मिशन यानी राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के अंतर्गत आप कह सकते हैं क्या कि ये राष्ट्रीय हेल्थ मिशन क्या है, मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा क्या है, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम चलाया गया। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम चलाया गया। तो ये क्या है, RBSK राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम। तो इसमें भी वही चीजें हैं, क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, यानी राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, जो कि हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम चलाया गया। कब चलाया गया, तो ये फरवरी 2013 से चल रहा है ना। और कितने, तो 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य का देखभाल किया जाता है। तो 0 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के स्वास्थ्य
का देखभाल किया जाता है। और आगे देखेंगे इसमें क्या कितने की जांच की जाती है, 30 की जांच की जाती है, 30 की जांच की जाती है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य दिवस जो है ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य दिवस 14 नवंबर ना। तो ये हम लोगों ने देखा। अब आगे एक और कार्यक्रम देखेंगे लास्ट, वो क्या है, सांस। ये क्या है, इसमें SAANS सांस अभियान, ANS सांस अभियान में इसमें क्या देखेंगे, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन। उसके बाद क्या है, टू क्या है, न्यूट्रलाइज क्या है कि न्यूट्रलाइज एनीमिया, तो ये क्या है, सांस यानी सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू क्या है कि न्यूट्रलाइज और क्या है, न्यूट्रलाइज। उसके बाद क्या है, एनीमिया सक्सेसफुली। यानी ये कब चलाया गया, तो 16 नवंबर 2019 को चलाया गया। निमोनिया होने से होने वाले मृत्यु दर को कम करना, किसके लिए, तो निमोनिया से होने वाले मृत्यु दर को कम करना, ये कार्य है ना, निमोनिया से होने वाले मृत्यु दर को कम करना। उसके बाद ये भी किसके अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी क्या है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। किसके द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक, ये हम लोगों ने देखा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। उसके बाद विश्व निमोनिया दिवस कब, 12 नवंबर। कब मनाया जाता है, 12 नवंबर को मनाया जाता है। प्रथम बार कब मनाया गया था, तो प्रथम बार 2009 में मनाया गया था। ये क्या करता है, फेफड़े को प्रभावित करता है, फेफड़ा प्रभावित। और किस बैक्टीरिया से, तो स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया। एक बार फिर समझिए, ये क्या है कि सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज एनीमिया सक्सेसफुली ना। इससे आप लोग समझ रहे होंगे कि ये एनीमिया के लिए बनाया गया है, निमोनिया से होने वाले मृत्यु दर को कम करना। कब, 16 नवंबर 2019 को। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, 12 नवंबर को। पहली बार 2009 को मनाया गया था। इससे फेफड़ा प्रभावित होता है स्ट्रेप्टोकोकस नामक वायरस से। क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया से क्या होता है कि फेफड़ा प्रभावित होता है। तो ये देखिए हम लोगों ने काफी हद तक इसमें पढ़ लिया है, इसकी 2 क्लास और हो गई बस। तो चलिए, हेल्थ साइंस भी अपने समापन के करीब है, तो आज की क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।